तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग जो पढ़ेंगे हमारे इस टॉपिक में मतलब चैप्टर में, वो केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशंस कैसे बनाई जाती हैं, कैसे हम बनाएंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स, कि जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं, और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन क्या क्या होता है, और इसका हमारा रोजाना जिंदगी में क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब चीजों के बारे में बात करें। केमिकल रिएक्शन होते क्या है, केमिकल रिएक्शंस होते क्या है, हम लोग इससे बात करने वाले हैं। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा बदलाव है जहां पर एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं नए सब्सटेंस बनाने में विद एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। मतलब कुछ भी नहीं है, या तो कोई एक चीज या एक से ज्यादा चीज आपस में क्या करे, रिएक्ट करे और एक नई चीज बनाए जिसकी कुछ अलग ही प्रॉपर्टी बनती हो। मतलब फॉर एग्जांपल, या तो ए अपने आप में ही रिएक्शन होके कुछ नई चीज बन जाए, दो या दो से ज्यादा, या फिर कोई एक चीज ए और बी है, या एक से ज्यादा, दो से ज्यादा भी चीजें आपस में मिले, रिएक्ट करें और कुछ नई चीज बने। जो भी वो नई चीज बने वो बिल्कुल ही डिफरेंट प्रॉपर्टी रखता हो या बिल्कुल ही अलग होता हो, इसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। व्हेन वन और मोर देन वन substance react to form a new product या a new thing या a new result which is very different from the reactant, मतलब जो भी हमने जिसको रिएक्ट करा उससे बिल्कुल ही अलग है, that is called chemical reaction। समझ में आया केमिकल रिएक्शन क्या है? हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। हम लोग दो या दो से ज्यादा चीज है ना, हम एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस को रिएक्ट कर रहे हैं एक नया सब्सटेंस बनाने में, और जो भी वो चीज बन रही है उसमें पूरा ही अलग प्रॉपर्टीज आ रही है। अच्छा ध्यान से सुनना, जो रिएक्ट करता है उसे रिएक्टेंट कहते हैं। ये मैं आपको थोड़ा नाइन्थ में भी बता चुका था, अगर हल्का सा आपको याद हो। और जो नई चीज बनती है ना वो प्रोडक्ट कहलाता है। जैसे ये देखो एग्जांपल, H2O2 मिलके H2O बना रहा है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन, ये H2 था हाइड्रोजन, ऑक्सीजन था O2, दोनों क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट, क्योंकि ये रिएक्ट कर रहे हैं। जो बन रहा है दैट इज वाटर H2O, ठीक है ना। और वो टोटली डिफरेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से आप कैसे उम्मीद कर सकते हो पानी बन जाए, कुछ अलग है, वो प्रोडक्ट है। आप देखो क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात। हाइड्रोजन को अकेले आप पता है H2 लिखते हो, इसके अंदर आप जोड़ रहे हो O2, दो वस्तुओं को जोड़ रहे हो है ना, दो चीजों को रिएक्ट करा रहे हो, एक नया प्रोडक्ट बनेगा H2O पानी, ठीक है। ये गैसीय स्टेट में थे इसलिए इनको ऐसे ब्रैकेट में जी भी लिख दिया जाता है, जो हम आगे जाके दिखेंगे। ये लिक्विड स्टेट में बनाया जाता है तो इसे हम ऐसे लिक्विड स्टेट में ऐसे लिख देंगे, या फिर एक्वस सॉल्यूशन में ऐसे करके लिख देंगे। ये इनकी स्टेट के ऊपर हम बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन आप देखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाया, वाटर बना, दीज आर कॉल्ड रिएक्टेंट। इन इन सब्सटेंस को हम रिएक्ट कर रहे हैं, और ये जो चीज है ये टोटली डिफरेंट चीज बन रही है, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। और ये टोटली डिफरेंट है ना, यानी कि पूरा ही डिफरेंट है, कुछ अलग ही चीज बन रही है। समझ रहे हो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके वाटर बना रहा है, टोटली डिफरेंट चीज बन रही है। ये क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट। ये क्या कहलाता है, प्रोडक्ट। तो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। इसमें कभी भी इक्वल का साइन नहीं होना चाहिए। एक और चीज मैं हल्की सी आपको बताना चाहता हूँ, आप इसमें एक और चीज पढ़ने वाले हो क्या, इक्वेशंस को बैलेंस करना। कैसे, हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, हाइड्रोजन प्रोडक्ट में कितने हैं, ऑक्सीजन, प्रॉब्लम है ना, है कि नहीं प्रॉब्लम। आप क्या कहोगे, आप कहोगे भैया बैलेंस्ड नहीं है, अनबैलेंस्ड है ना। क्या है, अनबैलेंस्ड है कि नहीं, अनबैलेंस्ड, बिल्कुल भाई सही बात है, अनबैलेंस्ड है। अब यहाँ पे दो नहीं लगा सकते कभी भी बैलेंस करने के लिए, आप ये बात समझना, ये मैं एक तरीके से आगे के कंसेप्ट समझा रहा हूँ। यहाँ दो नहीं लगा सकते, ना 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 ना, यहाँ लगेगा। अब हाइड्रोजन पता कितनी बार होगी, 2 2 4 मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन हो गई ऑलरेडी 2 टाइम्स ऑफ 2, 4 टाइम्स। ऑक्सीजन कितनी हो गई, 2 बार। अब बैलेंस्ड है क्या मेरे भाई, हाइड्रोजन अगर आप देखोगे तो भैया यहाँ तो 2 बार है, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट में अब कितनी बार हो गया, 4 बार। ये एक प्रॉब्लम आ गई। अब आप देखो ना, आपने ऑक्सीजन को तो बैलेंस करने की कोशिश करी,
लेकिन उसके चक्कर में हाइड्रोजन कितना टाइम्स हो गया, अब इसको भी 2 टाइम्स करो, अब देखो अब बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन कितना है, इधर कितना है 4 बार, इधर कितना है 4 बार, ऑक्सीजन 2 बार, और इधर भी बैलेंस्ड है ना। अब ये बैलेंस्ड है, ये चीज करना सीखोगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे कि बैलेंस करो, तो आपको याद रखना है, ठीक है। फिलहाल हम लोग इस पे बात नहीं करने वाले हैं, अभी इसको हम अलग से आगे समझेंगे। अभी तो फिलहाल हम रिएक्शन समझ रहे हैं कि जो रिएक्ट करते हैं रिएक्टेंट कहलाते हैं, और जो रिजल्ट आता है वो कहलाता है प्रोडक्ट। कोई दिक्कत तो नहीं, चलो आगे चलते हैं। कहता है केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए एक एक्टिविटी समझते हैं। एक्टिविटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पस। एक्टिविटी 1 क्या है, मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हैं। मकसद क्या है, ये चेक करना कि जब मैग्नीशियम को हम, देखो कभी भी बर्निंग को मैंने आपको छोटी क्लास में ही बताया हुआ है, बर्निंग इज ऑल अबाउट, बर्निंग मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करना। क्योंकि आप किसी भी चीज को जब जलाने की बात करोगे, समझ जाओ आप हवा में क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हो। तो मैग्नीशियम को हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं। तो हमने क्या करा, एक मैग्नीशियम रिबन उठाई। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, मैग्नीशियम रिबन जो होती है ना, वो एक सिल्वर व्हाइट मटेरियल होता है, मेटल होता है, सिल्वर व्हाइट मेटल। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप कभी भी मैग्नीशियम रिबन को हवा में रख देते हो, नॉर्मल एयर में, तो ये ना थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन के साथ खुद से रिएक्ट करके एक पतली सी परत बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। मतलब हुआ क्या, ध्यान से सुनना, ये मैग्नीशियम है मेरा, इस मैग्नीशियम को मैंने एयर में रख दिया। मैग्नीशियम रिबन थी, मैग्नीशियम सिल्वर कलर का होता है, सिल्वर व्हाइट कलर का थोड़ा सा। तो मैंने क्या करा कि इसको हवा में रख दिया। आपको पता है हवा में क्या है, ऑक्सीजन है। आपको कि भैया हाँ ऑक्सीजन से तो रिएक्ट करना है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे जला के। अभी मैं जलाने की बात थोड़ी ना करूं, मैं तो हवा में रख दिया ऑक्सीजन, ऐसे मैग्नीशियम रिबन को ऐसे हवा में रख दी। हवा में जैसे इसको रखी, इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। आपको पता होगा कि मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। अब देखो आपको पता होना चाहिए, याद करो, मैग्नीशियम कितना चार्ज, +2 चार्ज, ऑक्सीजन कितना चार्ज, -2, 2 से 2 कट गया, रिएक्शन क्या होगा, MgO। तो मैं समझाना चाह रहा कि देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब ये इसीलिए मैं आपको करा रहा था, ये इन प्रॉब्लम से आप दूर हो जाओ, आप तुरंत समझो कि अच्छा MgO होता है, क्यों होता है, आपको चार्जेस पता है। इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि ये अपनी 9th की साइंस को बेहतर करे, लगे किसी को भाई नहीं क्लियर, पढ़ लेना जाके, ठीक है ना। चलो, तो मैग्नीशियम को हवा में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा अपन ने, वो ये MgO बन गया। लेकिन बेटा ये बात ध्यान रखना, ये अलग चीज है बैलेंस करना, जो मैम ने अभी आपको समझाया वो अलग है, बैलेंस करना, बैलेंस पे बात नहीं कर रहे अभी हम फिलहाल कर रहे हैं कि अगर आप उसे हवा में रख दोगे ना, तो वो मैग्नीशियम रिएक्ट कर लेता है ऑक्सीजन के साथ, और एक लेयर बना लेता है मैग्नीशियम की, जो कि लेयर ना बड़ी रिएक्टिव होती है। क्योंकि मैग्नीशियम बड़ा रिएक्टिव होता है, इसलिए एक लेयर बना लेता है, परत, एक लेयर बना लेता है, ठीक है ना। तो अब होगा क्या, ये हम इसको जलाएंगे, लेकिन हम इसको पहले करेंगे क्या ना, अभी जो हमारे पास मैग्नीशियम था जिसको हमने हवा में रखा था, तो मैग्नीशियम बड़ा रिएक्टिव होता है, रिएक्ट मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है। हवा में खाली था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो मैग्नीशियम की जो परत है ना ऊपर से, उस पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम गई है। तो हमें ना पहले उसे रिएक्शन करने से पहले हमें उसे रब करना पड़ेगा सैंड पेपर के साथ। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है ना, वो एक शाइनी मैग्नीशियम से कवर्ड हो गई है, जो मैग्नीशियम को ना जलने से, जल्दी से रिएक्ट करने में रोकेगी। मतलब मुझे क्या करना है, मुझे उस मैग्नीशियम रिबन को जलाना है ना, तो मैं जब जलाने बैठूंगा वो जल्दी से जलेगा नहीं। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम जब हवा में था, उसने किसके साथ रिएक्ट करा था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा था, और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत बना ली थी चारों तरफ। तो मुझे पहले उसे सैंड पेपर से साफ करना पड़ेगा। साफ करूंगा तो एक प्रोटेक्टिव कोटिंग थी, उसको मैंने साफ करा। अब मैग्नीशियम जो है ना, वो अगर मैं साफ नहीं करता तो ढंग से जलता नहीं, और रिएक्शन स्लो होता, और रिएक्शन सही से क्लियर नहीं होता।
तो इसीलिए मैंने क्या करना पड़ा, सैंड पेपर से जो उसके ऊपर ऑक्साइड की परत जम गई है उसको मैंने क्या करा, साफ करा, और इससे फ्रेश मैग्नीशियम दिखाई दे गई। अब उसका डायरेक्ट मैंने उसको आग लगाई, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, आग लगाई, इससे वो जल्दी जलेगा और अच्छे से रिएक्शन भी नजर आएगा आपको। तो अब हम उस रिबन को क्या करेंगे, ऐसे होल्ड करा टोंग्स के साथ, आप ऊपर देख रहे होगे टोंग्स के साथ होल्ड करा और उसे जलाने की कोशिश करिए। इसको फ्लेम के पास लाए, आंखों से दूर रखें और ऑब्जर्व करें, जैसे ही आप जलाओगे तो एक डैजलिंग ब्राइट व्हाइट फ्लेम आपको जलता हुआ नजर आएगा, आग लगेगी, व्हाइट कलर की आग आपको दिखाई देगी और एक अच्छी खासी हीट और लाइट आपको जलती हुई नजर देगी, मतलब अच्छी खासी हीट भी जनरेट होगी, उससे आग हीट निकलेगी और फ्लेम कौन सा, व्हाइट फ्लेम आपको नजर आएगा। जब जल जाएगा तो वो व्हाइट पाउडर बन जाएगा, पूरा नीचे पूरा व्हाइट पाउडर राख के तौर पर मैग्नीशियम नजर आएगा। इस व्हाइट पाउडर को हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड और यही हमारा एक केमिकल रिएक्शन है। दिस इज व्हाट, दिस इज केमिकल रिएक्शन। अब आप ध्यान से देखो, इसकी इक्वेशन बनाई गई है। अब इसकी इक्वेशन थोड़ी सी समझाने की कोशिश करता हूं, बस जरा ध्यान से सुनना। देखो इक्वेशन समझने की कोशिश करो। आपको पता है मैग्नीशियम सिर्फ Mg लिखा जाता है, आप उसे रिएक्ट करने वाले हो ऑक्सीजन के साथ, आपको पता है MgO बनने वाला है। आपको पता है मैग्नीशियम को आप मैग्नीशियम Mg लिखते हो, ऑक्सीजन को O, प्लस का 2 चार्ज ऑक्सीजन माइनस 2 चार्ज दोनों कट गए, MgO बना। इसके आगे कहीं पे भी 2, कहीं पे भी पीछे 2 नहीं लिखा हुआ है ना। लेकिन आप मैग्नीशियम को कभी भी अकेला लिखते हो तो Mg ही लिखते हो, ऑक्सीजन को आप कभी भी अकेला नहीं लिखते हो, O2 करके लिखते हो, शेयरिंग करके लिखा जाता है, कभी अकेला नहीं लिखा जाता, O2 लिखते हो। और रिएक्शन में बना MgO। इज दिस इक्वेशन बैलेंस्ड और नॉट? यू विल से नॉट, क्योंकि यहां पर जो आप ऑक्सीजन देख रहे हो ये 2 टाइम्स है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 टाइम्स है, तो आपको 2 बार से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे ऑक्सीजन 2 बार हो गया कि नहीं हो गया, बट यहाँ तो मैग्नीशियम भी 2 बार हो गया, तो बैलेंस करने के लिए फिर यहाँ मैग्नीशियम को भी 2 बार करो। नाउ दिस इक्वेशन इज मोर बैलेंस्ड, है कि नहीं। अब आप यही चीज को एग्जांपल में यहाँ देख रहे हो कैसे, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। क्या आपने अंडरस्टैंड करा, क्या ये केमिकल रिएक्शन था? अब आप देखो, आप कहोगे भैया नया सब्सटेंस क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक व्हाइट पाउडर, दिस वाज योर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रिजल्ट। इसने एक अच्छी खासी लाइट और हीट प्रोड्यूस करी, व्हाइट वेरी वेरी ब्राइट फ्लेम के साथ प्रोड्यूस हुआ। तो ध्यान से सुनना, आगे जाके पढ़ोगे, जब भी किसी भी रिएक्शन में अच्छी खासी हीट प्रोड्यूस होती है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। जिस भी रिएक्शन में हीट रिलीज हो, हीट रिलीज हो, उत्पन्न हो, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? थोड़ी सी बात इसमें हमने 9th में भी करी थी, एक आध बार मेंशन करा था मैंने नाम, तब शायद आपको समझ ना आया, पर ध्यान रखना, ऐसा कोई भी रिएक्शन जिस रिएक्शन में क्या प्रोड्यूस हो, हुआ ना, मैग्नीशियम को जलाया तो आग प्रोड्यूस हुई थी और व्हाइट फ्लेम और हीट प्रोड्यूस हुई थी, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है जिसमें हीट रिलीज होती है। और आप देखो अपीयरेंस भी नजर आई, पहले मैग्नीशियम एक रिबन था, अब वो राख बन गया, सॉफ्ट पाउडर बन गया, है ना। इसीलिए ये केमिकल रिएक्शन कहलाता है। अब प्रिकॉशंस क्या क्या लेनी चाहिए जब भी आप मैग्नीशियम रिबन को जला रहे हो हवा में, हवा मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करा रहे हो। कहता है भाई उसको क्लीन करो। क्लीन क्यों करा? क्योंकि शुरुआत में जो मैग्नीशियम है ना वो हवा के साथ रिएक्ट करता है और एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना देता था जिसे एमजीओ कहते थे, जो उसे जलने से थोड़ा रोकता था। अगर मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होंगे तो मैग्नीशियम कैन फर्दर रिएक्ट टू स्मॉल अमाउंट ऑफ MgCO3। मतलब कह रहा मान लो ये तो हवा में क्या प्रेजेंट था इस टाइम पर, ऑक्सीजन, लेकिन अगर हवा में ऑक्सीजन नहीं, अगर मॉइस्चर और थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट हुई तो वो उस केस में हो सकता है मैग्नीशियम ऑक्साइड आगे जाके और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते मैग्नीशियम क्या बना दे, क्या होगा, मैग्नीशियम नहीं, कार्बोनेट। CO3 को हम क्या कहते थे, कार्बोनेट। इसीलिए ये चीजें इंपॉर्टेंट थी जो मैं आपको स्टार्टिंग से करा रहा था, ठीक है ना, कि मैग्नीशियम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके पतली सी लेयर बना दे मैग्नीशियम कार्बोनेट की। मतलब
वो हवा में रखा हुआ था मैग्नीशियम, पहले उसने किसके साथ रिएक्ट करा, ऑक्सीजन के साथ, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत बना दी। लेकिन अगर मान लो थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट हुआ, मॉइस्चर भी प्रेजेंट हुआ, तो वो मैग्नीशियम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके, सॉरी, मैग्नीशियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम कार्बोनेट बना सकता है। और ये बहुत ही जरूरी है कि उसे साफ कर दिया जाए सैंड पेपर से, ताकि, और एक और चीज कि डायरेक्टली फ्लेम की तरफ मत देखना, क्योंकि वो आपकी आंखों को हार्म कर सकती है। ये तो रिएक्शन फर्स्ट था जिससे हमने समझा। एक रिएक्शन 1.2 है, दैट इज रिएक्शन बिटवीन टू सॉल्यूशन। अगर आपको ऑब्जर्व करना है व्हेन टू सॉल्ट सॉल्यूशंस रिएक्ट, मतलब क्या होगा जब दो सॉल्ट वाले सॉल्यूशन रिएक्ट करेंगे। सबसे पहले क्या कहता है, कहता है लेड नाइट्रेट ले लो। अब नाइट्रेट NO3 होता था और लेड Pb। अगर आप ध्यान से देखोगे तो Pb होता है और NO3 होता है, ठीक है ना। Pb का क्या चार्ज होता है, नहीं पता होगा, चलो +2। NO3 का क्या होता था, नाइट्रेट का, ये तो पता होगा, माइनस -2, नहीं -1, ठीक है। Pb 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, और NO3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इसलिए ब्रैकेट में आप देखो NO3 और फिर मल्टीप्लाई में 2 ऐसे लिखा हुआ है। अब वही प्रॉब्लम है ना कि ये ऐसा क्यों है, ये या तो आप बहुत भर भर के याद करो, या फिर आपको पता होना चाहिए बेसिक ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो कहता है एक सॉल्यूशन लिया लेड नाइट्रेट का, ये सॉल्यूशन कलरलेस होता है, ध्यान रखना। कह रहा है इसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन डाल दो। पोटेशियम को आप के कहते हो, आयोडाइड को आप आय कहोगे। पोटेशियम का मेरे ख्याल से कितना +1 चार्ज होता है, आयोडाइड का -1, तो इसलिए के आई हो गया। कह रहा है ये भी कलरलेस ही है। तो ये दोनों सॉल्यूशन को आपस में क्या कर रहे हैं, हम रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब आपस में। ऑब्जर्वेशन कहता है जैसे जैसे आप इसे मिक्स करोगे, ब्राइट चमकीला येलो सॉलिड नजर आने लग जाएगा, और वो बॉटम में सेटल हो जाएगा। और जो येलो सॉलिड है सॉरी, वो प्रेसिपिटेट कहलाता है, और येलो सब्सटेंस फॉर्म बना, उसे हम कहते हैं लेड आयोडाइड, PbI2। केमिकल रिएक्शन कैसे हुआ वो अगर आप चाहो तो देख सकते हो। क्या हुआ, ये लेड नाइट्रेट था, किससे रिएक्ट करा, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो देखो हुआ क्या, इसमें जो लेड है ना, वो आई के साथ रिएक्ट कर गया। याद है मैंने एक बार 9th में आपको कराया था कि वो उसके साथ, वो उसके साथ, सेकंड चैप्टर में एक रिएक्शन बताया था कि ए वाला बी के साथ और सी वाला डी के साथ, तो ए डी के साथ चला जाता है और बी सी के साथ चला जाता है। ये एक रिएक्शन बताया था मैंने आपको, जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट, ये सब सीखेंगे हम यहाँ पे। तो हुआ क्या इस केस में, आप देखो लेड जो है ना, वो आयोडाइड के साथ रिएक्ट कर गया, और जो पोटेशियम होगा वो नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा, तो पोटेशियम नाइट्रेट बन गया और लेड आयोडाइड बन गया। तो ये रिएक्शन हुआ, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन में हुआ क्या था ना कि एक नई चीज बनी थी। जो नई चीज बनी थी वो येलो सब्सटेंस जो बना था वो लेड आयोडाइड था, यानी कि ये लेड आयोडाइड जब रिएक्ट हुए केमिकली। तो ये केमिकल रिएक्शन क्यों माना जाता है इसे, क्योंकि इसमें कलर चेंज होता है, कलरलेस से येलो हो गया था और एक नया सब्सटेंस बना था और एक प्रेसिपिटेट बना था, फॉर्मेशन हुआ था प्रेसिपिटेट का। दिस इज द एग्जांपल। दो सॉल्यूशन है, कलरलेस कलरलेस, दोनों को मिलाया, येलो सॉलिड धीरे धीरे नीचे बनने लग गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हमारी एक्टिविटी 1.2 थी। एक बार इसको आप याद कर लो साइड बाय साइड, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, और सॉल्यूशन भी देख लो, ठीक है ना। और मैं चाहूंगा आप चाहो तो इस सॉल्यूशन को अपनी कॉपी में लिख भी लो कि लेड नाइट्रेट को PbNO3 कहते हैं और पोटेशियम आयोडाइड को Ki कहते हैं, और ये ऐसा क्यों बना है, इसमें आपको कहीं पे भी सवाल आए ना मुझे बताना, मैं आपको समझाऊंगा। मैं इसका इक्वेशन समझाता हूँ, ध्यान से सुनना बेटा। जैसे लेड नाइट्रेट के ऊपर बात करते हैं। लेड नाइट्रेट हमें पता है NO3 PbNO3 था, बाहर 2 था। इसे हमने पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करा, है ना। तो हमें पता है कि लेड वाला आयोडाइड के साथ जुड़ेगा। हमें पता है लेड वाले का क्या चार्ज था, 2 का। आयोडाइड का क्या चार्ज था, तो हमें पता है कि ये क्या बनेगा, PbI2 बनेगा। एक तरीके से चेक करते चलेंगे, ऐसे ही बना, ये बना ना, देखो। अब आप देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना। जब दो चीजों के मिलने से जो रिएक्शन बनता है ना, उसके बाहर कभी भी बाहर ऐसे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होगा। जैसे यहाँ देखो आप ध्यान से, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जैसे यहाँ पे ये देखो, एक सेकेंड, जैसे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है,
यहाँ ये 2, इसका मतलब ये आपने बैलेंस करने के लिए किए हैं। लेकिन ये जो 2 है, ये जो 3 है, ये जो 2 है, 3 है, ये दोनों चीज के मिलने से हुआ है। जैसे मैंने अभी आपको वो 2 लिख के दिखाया, मैंने आपको यहाँ ये जो 2 लिखा PBI2, क्यों? क्योंकि मैंने कहा इन दोनों को मिला रहे हैं, बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सेम ये चीज, ये चीज अगर आपको पता भी ना हो ना तो भी आप यहाँ से देख के सोच सकते हो इन दोनों का 1 1 ही रहा होगा। बाकी आपको याद तो होनी चाहिए, बेसिक सी बात। बाकी फिर अब आपको पता है पोटेशियम का इसके साथ होगा। अब आप जब पोटेशियम को देखोगे तो K है ना, नाइट्रेट को देखोगे NO3 है, पोटेशियम आपको पता है +1 चार्ज है, नाइट्रेट आपको पता है -1 चार्ज है। तो ये तो यही क्या होने वाला है, ये तो होने वाला है KNO3, इस तरीके से होने वाला है ना। और ये बन गया भाई, बिल्कुल सही। अब आप देखो कि आर दे बैलेंस्ड, क्या ये बैलेंस्ड है, चेक करेंगे अपन लोग। तो हम देख रहे हैं भाई यहाँ तो NO3 जो है ना वो कितनी बार है, 2 बार, लेकिन यहाँ कितनी बार है, 1 बार है। क्योंकि NO3 यहाँ कितनी बार है, 1 बार है। यहाँ पे ये NO3 2 बार है ना। तो यहाँ NO3, तो आप कहोगे भैया इसको ना फिर हमें बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि यहाँ पे जो K है वो भी कितनी बार हो गया, 2 बार। क्या यहाँ K 2 बार है कहीं पे, नहीं, फिर आपको यहाँ पे भी इसे 2 बार करना पड़ेगा। लेकिन फिर प्रॉब्लम कि आयोडाइड जो है वो भी 2 बार हो गया। क्या आयोडाइड 2 बार है, अरे हाँ वो तो है ही। तो चीजें बैलेंस्ड हो गई, खत्म। अब समझ में आया। बाकी धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो चीजें और अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है, क्लियर है। चलो समझ में आ गया ये बैलेंस कैसे करी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ चीजें पूछते चलना। बाकी यहाँ पर आप एक चीज वर्ड याद रखना, ये प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट पता है क्या होता है, जब भी कभी, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब भी कभी 2 लिक्विड सॉल्यूशन को आप मिलाओ, एक लिक्विड सॉल्यूशन ऑलरेडी था, उसमें आपने एक और लिक्विड सॉल्यूशन बनाया और नीचे सॉलिड बन जाए तो उसे प्रेसिपिटेट सॉल्यूशन कहते हैं, ध्यान रखना। प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है आप पढ़ो ना, कि येलो सॉलिड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट, यानी कि प्रेसिपिटेट किसे कहते हैं, जो नीचे सॉलिड बन जाता है। ये रिएक्शन हुआ ना, या रिएक्शन में नीचे येलो सॉलिड बना। ये येलो कलर किस लिए आया, येलो कलर इसलिए आया क्योंकि लेड आयोडीन के साथ रिएक्ट हुआ था। पहले लेड किसके साथ था, नाइट्रेट के साथ, पोटेशियम किसके साथ था, आयोडाइड के साथ। लेड वाले ने क्या करा, अपने आप को आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराया, मतलब लेड वाला नाइट्रेट के साथ था, वो आयोडाइड के साथ रिएक्ट हुआ, और पोटेशियम वाला नाइट्रेट के साथ रिएक्ट हुआ। तो ये जो लेड आयोडाइड बना ना, यही व्हाइट येलो कलर का रिएक्शन है, यही प्रेसिपिटेट का रिएक्शन का एग्जांपल है। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया बेटा, समझ में आ गया। चले आगे, चलो इसके बाद बेटा थर्ड एक्टिविटी पे चलते हैं, जहां वो कह रहा है जिंक डाइल्यूट एसिड के साथ। अच्छा, मैंने आपको 9th क्लास में भी वर्ड बताए थे, एक वर्ड होता है डाइल्यूट। अपने ना नोट्स में ना आप लिखते चलना इसको, मतलब 1 पेज के नोट्स बनाते चलना साइड बाय साइड, और हर एक इंपॉर्टेंट पीक डिटेलिंग को अच्छे से लिखते रहना। डाइल्यूट और क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड वर्ड होते थे, अगर आपको याद हो, थोड़ा सा नहीं याद हो तो बेटा यहाँ तो भर भर के यूज होगा, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट। डाइल्यूट मतलब कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर पानी की मिलावट ज्यादा हो, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब उसके अंदर पानी की मिलावट कम हो, वो सॉल्यूशन ज्यादा गाढ़ा हो। तो डाइल्यूट एसिड है, इसका मतलब एसिड की मात्रा कम, पानी की मात्रा भी अच्छी खासी है, और उसको किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, जिंक के साथ। तो एक ऐसा एसिड उठाना पड़ेगा जो डाइल्यूट होगा, मतलब उसके अंदर एसिड की मात्रा कम है। बाकी मकसद हमारा यही है कि हम लोग मेटल और एसिड के बीच में एक रिएक्शन ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, मेटल और किसके बीच में, एसिड के बीच में। कह रहा है व्हाट डू वी डू, कहता है हमने जिंक ग्रैन्यूल्स उठाए हैं, मतलब छोटे छोटे सॉलिड पीसेस, जिंक छोटे छोटे चूरे नहीं होते जिंक के, ऐसे जिंक के छोटे छोटे, लोहे के नहीं चूरे होते, ऐसे जिंक के छोटे छोटे चूरे उठाए हैं। और उसमें हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैसे लिखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, HCl। HCl कौन सा वाला, डाइल्यूट मतलब पानी में घुला हुआ, ज्यादा पानी की मात्रा वाला, उसमें हमने जिंक डाला। कह रहे हैं अब ध्यान से वो जो वस्तु है जिसमें आप डालोगे इसको थोड़ा ध्यान से टच करना, क्योंकि एसिड है भाई। ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, हमने देखा बुलबुले निकल रहे हैं, बुलबुले बुलबुले बुलबुले, ऐसे बुलबुले नहीं निकलते हैं, गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। और जो फ्लास्क है वो धीरे धीरे गर्म हो गया और एक गैस प्रोड्यूस हुई, उस गैस का नाम है हाइड्रोजन गैस, H2। रिएक्शन पढ़ते हैं, जिंक था, HCl के साथ रिएक्ट करा,
जिंक Cl के पास चला गया, H अलग हो गया H2, और यहां पर एक गैस बनी। ये एग्जांपल है कि केमिकल रिएक्शन हुआ। पिछले में कलर चेंज हुआ था, केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल था। इस बार आपने देखा गैस इवॉल्व हुई, टेम्परेचर बढ़ा, हीट प्रोड्यूस हुई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी नजर आया जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? जिसमें हीट रिलीज होती है ना। तो नया सब्सटेंस बना और इसी को हम केमिकल रिएक्शन भी कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब इसके रिएक्शन पे भी बात करेंगे। क्या हो रहा है भैया? जिंक है, आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है। बेटा आगे जाके आपको इस समझ में आएगा कि भैया हम बार बार एक चीज देख रहे हैं। क्या? पिछले में भी एक चीज देखी कि लेड था, इसने आयोडाइड के साथ चला गया और पोटेशियम नाइट्रेट के साथ चला गया। ये डबल तो है, लेकिन जरूरी है क्या कि ये जिंक क्लोरीन के साथ जाए? क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन भी और क्या है, क्लोरीन है। देखो ध्यान से देखो, हाइड्रोजन भी और क्या है, क्लोरीन। Cl क्लोरीन होता है। ये भैया जरूरी है क्या कि जिंक क्लोरीन के साथ जाए? ऐसा भी तो हो सकता है कोई रिएक्शन ही ना हो। तो कब ये डिस्प्लेस करते हैं, पोजीशन चेंज करते हैं, ये पता चलेगा आगे जब हम एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे। एंड आफ्टर रिएक्टिविटी सीरीज आप ये जान जाओगे कि कब रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट होगा कब नहीं होगा। फिलहाल जिंक और हाइड्रोजन ने आपस में डिस्प्लेस कर लिया, तो जिंक के पास अब कौन आ गया? क्लोरीन। लेकिन वही एक सवाल है कि एक तरफ जिंक होगा एक तरफ क्लोरीन होगा। क्या आप रिएक्शन के बारे में जानते हैं? वो एक सवाल। जिंक का कितना चार्ज होता है? +2, क्लोरीन का -1। तो आपको पता है क्लोरीन के साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पे लगा हुआ 2। हाइड्रोजन का तो +1 होता था, क्लोरीन का -1 होता था, इसलिए HCl डायरेक्ट लिखा जाता था। और साइड बाय साइड क्या एक तरफ क्या रह गया? ये अकेला रह गया ना। अब आपको पता है H कभी भी अकेला नहीं लिखा आता, हमेशा कैसे लिखा आता है? H2 लिखा हुआ आता है। H2 हाइड्रोजन। और इसी को तो हम कह रहे हैं कि H2 गैस रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक गैस। अब सुनो, बैलेंस करते हैं। क्लोरीन यहाँ कितनी बार है बेटा? बैलेंस करें, आओ चलो बैलेंस। ये तो केमिकल रिएक्शन बना लिया, लेकिन बैलेंस भी तो करना है अपने को। आओ बैलेंस करते हैं। ये बताओ क्लोरीन कितनी बार है? यहाँ एक बार। यहाँ कितनी बार है? 2 बार कर दिया। हाइड्रोजन कितनी बार हो गया? 2 बार। बैलेंस्ड है, खत्म काम, कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस्ड हो गया। समझ में आया? इसमें क्या रिलीज हुआ था? हीट रिलीज हुई थी, ठीक है ना। जिंक एसिड को रिएक्ट करा, सॉल्ट हाइड्रोजन गैस। फाइनल अंडरस्टैंडिंग क्या है? इन सभी एक्टिविटी से हम ये समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन कैसे पता लगेगा? जब कोई नई चीज बनेगी, जब कलर चेंज हो जाएगा, जब गैस रिलीज होगी, जब प्रेसिपिटेट बनेगा। ऊपर पड़ा था प्रेसिपिटेट, किसका एग्जांपल है? लेड आयोडाइड, येलो कलर फॉर्म हुआ था। लेड नाइट्रेट को किसके साथ रिएक्ट करा था? पोटेशियम आयोडाइड के साथ। ठीक है, तापमान अगर बदल जाए या लाइट प्रोड्यूस हो जाए, ये सब है एग्जांपल, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो इसके बाद इन केमिकल रिएक्शंस को कैसे पता लगाएंगे? आइडेंटिफिकेशन। तो देखो स्टेट चेंज हो सकती है भाई, हो सकता है कोई सॉलिड लिक्विड गैस चेंज हो जाए तो भी रिएक्शन होता है, ठीक है ना। जैसे कभी कभी कहता है, कभी कभी एक केमिकल रिएक्शन में एक फिजिकल स्टेट जो होती है सब्सटेंस की वो भी चेंज हो जाती है। फिजिकल अवस्था, फिजिकल स्टेट कैसे? यही तो, सॉलिड से लिक्विड बन जाए तो फिजिकली चेंज हो गया कि नहीं हो गया? लिक्विड से गैस बन जाए तो फिजिकली दिखने में चेंज हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। कह रहा है एग्जाम्पल है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों क्या है? हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन क्या है? गैस है। H2O बना, पानी लिक्विड है। एग्जाम्पल है, ये दिखाता है स्टेट चेंज हो गई। इंडिकेट क्या कर रहा है कि एक नया सब्सटेंस बन गया है। इंपॉर्टेंट क्या है? स्टेट कभी भी अकेले चेंज नहीं होता, ठीक है ना, एक केमिकल चेंज के अंदर। बट स्टेट ऑल्सो चेंज करता है एक नई सब्सटेंस को बनाने के साथ साथ। कहता है जब स्टेट चेंज होती है, जैसे गैस से क्या बन गया? लिक्विड बन गया। उसने बोला कि स्टेट तो चेंज हुई, लेकिन स्टेट कभी भी अकेले चेंज नहीं होती, उसके साथ साथ कुछ नई चीज भी बन रही होती है। बना ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या बना? वाटर। समझ पा रहे हो मेरे भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है। कुल मिला के हम क्या समझ, आज देखते हैं। हाइड्रोजन H2 अकेले लिखते हो, ऑक्सीजन O2 अकेले लिखते हो। किस स्टेट में है? गैस। किस स्टेट में है? गैस। मिलके क्या बनने वाला है? H2O। किस स्टेट में है? लिक्विड। हाइड्रोजन 2 बार, ऑक्सीजन 2 बार नहीं। यहाँ पे मैंने जबरदस्ती 2 लगाया ताकि ऑक्सीजन कितनी बार हो जाए, लेकिन हाइड्रोजन के लिए प्रॉब्लम हो गई है। हाइड्रोजन कितनी बार हो गया है? 4 बार हो गया ना, क्योंकि 2 बार तो है और 2 से गुना कर दिया 4 बार। लेकिन यहाँ लो, अब ठीक है, अब सही है। ये रिएक्शन हुआ, ठीक है ना, वाटर बनाने का। और इसमें आपने क्या देखा?
स्टेट चेंज होते हुए देखी और एक नई चीज बनते हुए देखी कि गैस से लिक्विड बनी, ऑब्वियसली स्टेट चेंज हो गई, बट उसके साइड बाय साइड और क्या हुआ उस पर भी बात हो गई। कलर भी चेंज होता है, ये तो हमने पढ़ा, ऊपर ऊपर हमने देखा स्टेट चेंज हुई है ना, लेकिन अब हम कलर के ऊपर बात कर रहे हैं। कह रहे अगर कलर एक वस्तु का एक रिएक्शन में चेंज हो जाए तो एक स्ट्रॉन्ग साइन है कि केमिकल चेंज है। मतलब किसी भी वस्तु का केमिकली या फिर बिना उसके कुछ स्टेज सिचुएशन बाद आपको अगर उसका कलर चेंज होता हुआ नजर आ रहा है तो आप क्या कहोगे कि इसका कलर चेंज हुआ है, तो जायज बात है इसमें एक केमिकल चेंज हुआ होगा, केमिकली कुछ बदलाव आया होगा। एग्जाम्पल, जब एक आयरन पे रस्ट लगता है, जंग लगता है, तो आप देखते हो इस कलर का होता है ग्रे, उससे थोड़ा रेडिश ब्राउन, लाल लाल ब्राउन सा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आयरन है, आयरन ने हवा में ऑक्सीजन से रिएक्ट करा और थोड़ा नमी पानी के साथ रिएक्ट करा, जंग बन गई, रस्ट बन गया। जो नया सब्सटेंस बना वो जंग था और कलर भी चेंज हुआ, वही कंफर्मेशन देता है। एक और एग्जांपल अगर आप चाहो तो आपने अभी भी ऊपर पढ़ा है पोटेशियम, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट को कैसे लिखेंगे मेरे भाई? NO3 2 है ना। और पोटेशियम आयोडाइड को मेरे भाई, तो पोटेशियम आयोडाइड, इससे क्या हुआ था, येलो लेड आयोडाइड बना था। तो कलर चेंज होता था जो दिखाता था नई चीज बन रही है। साइड बाय साइड हमने ये भी देखा है कि जिस रिएक्शन में गैस इवॉल्व होती हुई नजर है, अभी अभी हमने कोई एग्जांपल पढ़ा है जहां गैस इवॉल्व हुई थी? जिंक का हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, है ना। जिंक का हाइड्रोक्लोरिक एसिड से पढ़ा था, तो कौन सी गैस रिलीज हो रही थी? हाइड्रोजन। जिंक जो था वो क्लोरीन के साथ मिल गया था और बगल में क्या रिलीज हो रहा था, है ना। तो जब कहता है आपको भाई कि जब बबल्स बनते हैं और गैस बनती है या रिलीज होती है तो वो दिखाता है कि ये भी केमिकल रिएक्शन है। जैसे कहता है एक विनेगर उठा लो और विनेगर को बेकिंग सोडा से रिएक्ट करो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। और CO2 गैस जो है ना वो बबलिंग, बबल बनाती है इस तरीके से। या फिर अभी आपने पढ़ा ना, जिंक HCl के साथ हाइड्रोजन गैस बन रहा था। तापमान भी बदल जाता है भाई, मतलब टेम्परेचर बदल जाता है, चीजें हॉट हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं, है ना। अगर मान लो क्या कहते हैं, मिक्सचर हो सकता है कि धीरे धीरे जो है या तो हो जाएगा मिक्सचर ठंडा हो जाएगा अगर वो बाहर से गर्म नहीं नजर आ रहा तो। बाकी हीट प्रोड्यूस होने के एक एग्जांपल केस पढ़ते हैं। ये CaO है, बता सकते हो क्या है ये? Ca को क्या कहते हैं? कैल्शियम, और ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड। H2O क्या है? वाटर। देखो कैल्शियम ऑक्साइड है तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ फिर से वही रिएक्शन होगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, CaOH2 बन रहा है, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड है। ये बात आपको याद रखनी है, आगे जाके ध्यान रखना। ध्यान से मेरी बात सुनना। पहले समझते हैं, कुछ रिएक्शन है जहां पर रिलीज हीट होती है खुद से ही, मतलब खुद से ही हीट रिलीज हो जाती है अपने आप से। कैसे, समझो। जब एक क्विक लाइम, ये वाला रिएक्शन ना आपको याद रखना है, ये काम आएगा आगे जाके, रिएक्शन याद रखना बहुत जगह काम आएगा। कह रहे क्विक लाइम था, क्विक लाइम मतलब व्हाइट पाउडर जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। जब भी आप वर्ड पढ़ो क्विक लाइम तो आपको याद आना चाहिए कैल्शियम ऑक्साइड की बात हो रही है। और हिंदी में इसे चूना कहा जाता है, चूना, क्विक लाइम। चूना देखा है आपने, सफेद कलर का चूना है? अरे सफेद कलर का होता है, बैट के अंदर लगा हुआ होता है चूना, चूना। तो उसको अगर आप पानी के साथ मिक्स कर दो, चूने को हमने किसके साथ मिक्स कर दिया? पानी के साथ। तो जब आप उसमें पानी डालोगे तो कंटेनर ना अपने आप ही गर्म हो जाएगा, मतलब पानी डाल रहे हम, कुछ जला वला नहीं रहे, अपने आप ही गर्म हो जाएगा और हीट अपने आप प्रोड्यूस होने लग जाएगी। और ये दिखाएगा कि जो एनर्जी रिलीज हुई है इस रिएक्शन में, ये एनर्जी एक तरीके से आउट हो रही है, रिलीज हो रही है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया? क्लियर है ना? ये कौन सा रिएक्शन था, करा क्या आपने? देखो कैल्शियम ऑक्साइड था, चूना पत्थर, चूना मतलब पानी के साथ रिएक्ट करा तो बना क्या, उस पर खैर मैंने बात नहीं करी थी, उस पर बात कर लेता हूं। बना क्या? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। देखो ध्यान से सुनना, कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस H2O। आपको याद रखना है, चूना पत्थर या चूने को पानी के साथ रिएक्ट करोगे तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बन जाएगा। हाइड्रो ऑक्साइड को OH कहते थे, इस तरीके से, ठीक है। और साइड बाय साइड क्या रह जाएगी यहाँ पे?
हीट हीट एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि जो है नहीं कुछ भी नहीं, बस हीट ही कहोगे, ठीक है। मतलब हुआ क्या है यहाँ पे, ध्यान से देखो, ये दोनों थे आपस में चिपक गए, पूरा ही चिपक गए। सी ए ऐसे लिखा, ओ कितनी बार, 2 बार, क्योंकि यहाँ 1 बार है, यहाँ भी 1 बार है, 2 बार। और हाइड्रोजन पे कितनी बार, तो 2 बार ऑक्सीजन, 2 बार हाइड्रोजन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में सिर्फ हीट है। यानी कि बगल में कोई गैस रिलीज नहीं हो रही, ना कोई हाइड्रोजन रिलीज हुई, ना कोई CO2 रिलीज हुई, लेकिन हुआ क्या, हीट रिलीज हुई है। इस रिएक्शन अपने आप ही हीट रिलीज हो रही है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, तो ये भी एक रिएक्शन था, आगे चलते हैं बेटा। एक होता है जहां पे हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, मतलब एक में तो रिलीज होती थी, एक में एब्जॉर्ब होती है, और ये इसका उल्टा रिएक्शन होता है। जब हीट रिलीज होती है तो उसे हम नाम पढ़ते थे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, लेकिन जब हीट एब्जॉर्ब हो जाए तो वो कहलाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। कुछ रिएक्शन में जहां पर हीट जो होती है ना वो सराउंडिंग से मिलती है, जैसे कंटेनर जो होता है ना वो ठंडा हो जाता है, इस रिएक्शन को हम एंडो, मतलब हीट ना रिएक्शन अपने पास ले रही है, मतलब बाहर हीट है, उस हीट को ले रही है रिएक्शन। जैसे आप देखते हो टेम्परेचर का बदल जाना केमिकल रिएक्शन है, ठीक है ना, जैसे एनर्जी इन्वॉल्व होती है उसके अंदर, जैसे आप कोई बॉन्ड्स जो होते हैं वो टूट जाते हैं, कोई बॉन्ड बनते हैं, कोई नई चीज बन रही होती है, तो जिसके अंदर टेम्परेचर चेंज हो रहा हो वो एक स्ट्रॉन्ग साइन है केमिकल रिएक्शन का। बाकी प्रेसिपिटेट बनना मैंने आपको ही बताया, जब भी एक सॉलिड बनता है, जब दो लिक्विड आपस में मिलते हैं उसे प्रेसिपिटेट बनना कहते हैं, ये भी एक केमिकल रिएक्शन होता है। यहां तक पढ़ लेते, थोड़ा रुकेंगे फिर। प्रेसिपिटेट में आपको ऑलरेडी बता चुका था, अभी ऊपर हमने किसका एग्जांपल पढ़ा था, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का, वहां पर दोनों कलरलेस थे। यहाँ पर कहता है बेरियम क्लोराइड BaCl2, सोडियम सल्फेट Na2SO4, कह रहा है दोनों को रिएक्ट करा, मतलब ये एक व्हाइट लिक्विड है और ये बिल्कुल क्लियर लिक्विड है। कहता है सडनली हुआ क्या, व्हाइट सॉलिड अपीयर होने लग जाएगा और सेटल होने लग जाएगा नीचे, तो उसमें हो कुछ नहीं रहा है, जो बैरियम है ना वो सल्फेट के साथ मिल रहा है और सोडियम जो है वो क्लोराइड के साथ मिल रहा है, तो जो बैरियम सल्फेट है जो व्हाइट सॉलिड बन रहा है नीचे वो प्रेसिपिटेट कहलाता है। तो ये प्रेसिपिटेट भी एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन का। Now we will study about what is chemical equation because we have already studied what is chemical reactions. Chemical equation भी एक तरीका है chemical reaction को सिंबल और फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करने का। भाई कोई केमिकल रिएक्शन हुआ तो उस केमिकल रिएक्शन को अब आप सिंबल्स का यूज करके या फॉर्मूले का यूज करके रिप्रेजेंट करो, उसको प्रेजेंट करो, दैट इज केमिकल इक्वेशन। ये दिखाता है कैसे रिएक्टेंट, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, स्टार्टिंग सब्सटेंस और प्रोडक्ट बनते हैं, ये वो सारी चीजें दिखाता है। ये दिखाता है कैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक एरो लगा के, इसके अंदर एरो इस तरीके से लगती है, ठीक है ना, जो लेफ्ट साइड और राइट साइड के बीच में एरो लगती है। लेफ्ट साइड जो होती है वो आपको हमेशा देखो प्लेस की जाती है पॉजिटिव, मतलब जब दो चीजें जुड़ती हैं तो ऐसे प्लस का साइन भी लगता है। सिमिलरली राइट साइड पे भी जब दो चीजें जुड़ के बनती है तो उनमें भी प्लस का साइन बनता है, ठीक है ना। बाकी एक केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, तो देखो दो तरीके हैं। एक हो गया वर्ड इक्वेशन, शब्दों में लिखना, जैसे मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन को रिएक्ट करा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, वर्ड्स के अंदर लिखना। लेकिन वो होता है सिंबल में लिखना, ये हालांकि ध्यान रखना ये अनबैलेंस्ड है, इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस्ड में आप क्या करते हो ना, यहाँ पर आप सिर्फ मैग्नीशियम लिखोगे, ऑक्सीजन लिखोगे, यहाँ आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ नाम लिख रहे हो। लेकिन यहाँ पर जब MgO2 लिख रहे हो तो ये बैलेंस नहीं है, क्यों, ऑक्सीजन 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, तो यहाँ पे आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको तब जाके बैलेंस्ड होगी। तो ये इस इक्वेशन को केमिकल सिंबल्स में लिखना सिंबॉलिक तरीका है। बाकी इंपॉर्टेंट रूल केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए कह रहा है, करेक्ट फॉर्मूला लिखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए, सेपरेट करो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को एरो के साथ, रिएक्टेंट लेफ्ट पे होंगे और प्रोडक्ट हमेशा राइट पे होंगे, ये सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। फिर सवाल आता है कि कोई भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। कह रहा है हमें बैलेंस करने की जरूरत क्यों है, कह रहा है देखो ध्यान से समझो, 9th क्लास में केमिस्ट्री में एक टॉपिक पढ़ते थे, अभी कुछ टाइम 1 महीने पहले तक ही आप ये टॉपिक पढ़ रहे थे, क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास
जो मैटर है वो ना तो कभी बनाया जा सकता ना कभी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है केमिकल रिएक्शन में। तो खुद सोचो ना, जब यहाँ पर O2 है तो यहाँ O कैसे हो गया, वही सवाल है ना। तो इसका मतलब जितने एटम है ईच एलिमेंट में दोनों सेम साइड पे उतने ही होने चाहिए। एक अनबैलेंस इक्वेशन इस रूल को फॉलो नहीं करेगी, इसलिए आपको इक्वेशंस को बैलेंस करना पड़ेगा। तो आपको बैलेंस करना है, और बैलेंस करने के स्टेप्स क्या है, सबसे पहले आप उसको अनबैलेंस को लिखो, पहले रिएक्शन लिखो, इक्वेशन को सिंबल्स में लिखो, जैसे H2O2 रिएक्ट करके H2O बना। अब ये अनबैलेंस्ड है तो आप देखोगे हाइड्रोजन 2 बार है, ऑक्सीजन 2 बार है, यहाँ हाइड्रोजन 2 बार है तो ऑक्सीजन भी 2 बार होने के लिए ये ऑलरेडी बैलेंस करना मैं आपको धीरे धीरे बता चुका हूँ। देखो बस यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन यहाँ रिएक्टेंट में 2 बार है लेकिन प्रोडक्ट में 1 बार है, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 2 बार है, प्रोडक्ट में भी 2 बार है। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो, इसको हटाओ 2 मिनट के लिए, हाइड्रोजन 2 बार 2 बार, यहाँ हाइड्रोजन 2 बार लेकिन ऑक्सीजन 1 बार, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए आप बाहर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, बाहर जब 2 से करोगे तो आप देखोगे अब हाइड्रोजन 4 बार हो गया है, तो उसके लिए आपको उसको भी यहाँ पे 2 बार और मल्टीप्लाई करके इसको भी 4 बार करना पड़ेगा। इस पर ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इसको छोड़ो, समझ में आया। कहता है बैलेंस करते हैं मैग्नीशियम ऑक्सीजन के रिएक्शन को, तो ये भी मैं ऑलरेडी आपको हालांकि समझा चुका हूँ, ठीक है ना, कैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं, इस बात करते हैं। Mg+O2 है, MgO बन रहा है, Mg है और यहाँ ऑक्सीजन है, O2 है ना, रिएक्ट करके आपको पता है क्या बन जाता है, MgO। आपके मन में सवाल आएगा भैया ऐसा ऐसा ही तो लिखो MgO2, नहीं भाई, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों की बात करेंगे ना तो आपको पता है कि मैग्नीशियम जो होता है और ऑक्सीजन जो होता है, मैग्नीशियम का कितना चार्ज होता है, प्लस का, और ऑक्सीजन का -2, दोनों 2 से 2 कटे, क्या बना, MgO। तो इसे तो आपने यहाँ पे MgO लिख दिया, ठीक है ना, लेकिन अब आप यहाँ पे चेक करोगे कि ये रिएक्शन तो यही बनेगा, लेकिन Mg 1 बार 1 बार, ऑक्सीजन 2 बार, यहाँ 1 बार, तो आपको क्या करना पड़ेगा फिर इसे 2 से मल्टीप्लाई। बट अब एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई मेरे भाई, प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई, हाँ यहाँ पे मैग्नीशियम भी 2 बार हो गया ना, और यहाँ मैग्नीशियम कितनी बार है, तो इसको भी बराबर करने के लिए, लेकिन अभी भाई इतना काम खत्म नहीं होता सिंबॉलिक लिखना, उसकी फिजिकल स्टेट भी लिखनी पड़ती है। जैसे आपको पता है मैग्नीशियम सॉलिड होता है, तो आप मैग्नीशियम को S करके लिखाओगे, देखो यहाँ पे साइड में S करके लिखा है। लिक्विड आप जैसे पानी को लिखोगे, पानी को L लिखोगे, गैस को G। अब NaCl सोडियम क्लोराइड जो होता है ना, एक और स्टेट होती है चौथी, जो ऐसी स्टेट होती है जिसे एक्वस कहा जाता है, मतलब कोई भी रिएक्शन पानी में घुला हुआ होता है ना, उसे एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये जैसे कि NaCl सॉल्ट जब पानी में घुली हुई होती है, तो क्लियर है, याद रखना इस सॉल्यूशन को भी एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। अब उसी को एग्जांपल से बात करते हैं, जैसे मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में था, ऑक्सीजन गैस स्टेट में थी, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जब बना था तो उसे आप देखते थे राख, एक तरीके से, है ना, राख ही तो देखता, ऐश, बर्निंग ऑफ ऐश, वो भी तो सॉलिड ही है, भले ही चूरा है तो पानी थोड़ी नजर आ रहा है तो है सॉलिड ही, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिजिकल स्टेट इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, भाई आप नेचर समझोगे ना कि दो रिएक्शन होके हुआ क्या, यूजफुल है आपकी कंडीशन समझने के लिए और लैब के एक्सपेरिमेंट्स के लिए, है ना। चलो अब इस चैप्टर के नए टॉपिक पे आते हैं, दैट इज केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स। हम लोग केमिकल रिएक्शन को समझ चुके हैं और केमिकल इक्वेशन को समझ चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इसके अंदर वो होगा कि भैया केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में थोड़ी बहुत बातें कर चुके हैं। तो ये कुछ टाइप्स हैं जिसको हमें दे रखा है, ठीक है ना। इस टाइप के हमारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे सबसे पहला है क्या, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन जिसे कहा गया है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है इसको समझना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अगर हम बात करें, कुछ नहीं है, इस रिएक्शन के अंदर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। ए है और बी है, दो रिएक्टेंट हो गए, या इससे ज्यादा उठा लो और मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बन जाता है। दो चीजें मिलके एक प्रोडक्ट बना दे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसको सिंथेसिस रिएक्शन भी कहा जाता है, बिकॉज इसमें नई चीज बनती है हमेशा। एग्जाम्पल, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमने पढ़ा था, मैग्नीशियम अलग है, ऑक्सीजन अलग है, मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में है, मिलके क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपने एक्सपेरिमेंट देखा भी था। इस रिएक्शन का नाम होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, और ये रिएक्शन किस टाइप का है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं।
मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं ताकि वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना सके। इस रिएक्शन में हीट भी रिलीज होती थी, तो इसको आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कह सकते हो कि एक कॉम्बिनेशन के साथ साथ एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप कहोगे हीट निकलते हुए तो नहीं देखी, भाई जब जलाओगे तो लाइट के साथ हीट भी तो प्रोड्यूस हो रही थी ना। बाकी एक और एग्जांपल कहता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमने बनाया था, अगर आपको याद होगा कैल्शियम ऑक्साइड चूना है ना, पढ़ा था हमने ऊपर, और उसको पानी के साथ अगर हम मिला रहे थे तो हमने देखा था अपने आप ही क्या बन रहा था, हीट अपने आप ही प्रोड्यूस हो रही थी, अगर आपको याद हो, है ना, खुद से ही हीट प्रोड्यूस हो रही थी, है ना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जिसे हम इसको पहले वाले को कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम कहते थे, लेकिन जब वो पानी के साथ मिलके कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, और कैल्शियम ऑक्साइड एक क्विक लाइम था, उसको पानी के साथ रिएक्ट करते हो तो वो स्लेक्ड लाइम बनाता है, और ये रिएक्शन बड़ा ही हाईली एक्सोथर्मिक था और इसमें हीट और स्टीम दोनों ही रिलीज होती थी। बाकी रिएक्शन सफेदी करने के काम आता है, ठीक है, मतलब आप इसको मिला दो पानी में, जो भी बनेगा वो सफेदी करने में काम आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल रियल लाइफ में जब क्विक लाइम को आप मिक्स करते हो पानी के साथ तो व्हाइट वॉशिंग के दौरान ये एक स्लेक लाइम बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और स्लेक लाइम जो है ना फर्दर CO2 के साथ अगर आप रिएक्ट करोगे एयर में तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है विच गिव्स वॉल शाइनी व्हाइट फिनिश, एंड दैट रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला रिएक्शन क्या करा, कैल्शियम ऑक्साइड था, किसके साथ रिएक्ट करा, पानी के साथ, क्या बना, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड स्लेक्ड लाइम, और उसको हम फिर फर्दर किसके साथ रिएक्ट करेंगे, CO2 के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एयर में से, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। मतलब अब क्या बन चुका था, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था, CO2 है, कैल्शियम कार्बोनेट देखो CaC और O कितनी बार है यहाँ, 3 बार ले लिया और बगल में पानी बन जाएगा। बाकी ये जब सफेदी करने के 2 से 3 दिन बाद आपको शाइनी सरफेस दिखाई देता है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। और एग्जांपल की बात करूं, कोयला जलाना कैसे, भाई कार्बन को बर्न कर दो ऑक्सीजन में, कार्बन है ऑक्सीजन बर्न कर दो, CO2 प्रोड्यूस होती है, जो गैस बनती है वो CO2 बनती है, कार्बन कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ, एक ही प्रोडक्ट बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, और उसमें हीट निकलती है, इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, और एक्सोथर्मिक। मेरे भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों, हाँ हीट प्रोड्यूस हो रही है साइड बाय साइड। पानी बनाना, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस वाटर बना, दो सब्सटेंस कंबाइन हुए एक प्रोडक्ट बनाया, हीट रिलीज हुई, कॉम्बिनेशन भी है एक्सोथर्मिक भी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस मेनली मीथेन फॉर्म में होती है, मीथेन को CH4 कहा जाता है, याद रखना, बहुत बार काम आएगा, सेकेंड टर्म में चैप्टर 4 में भी पढ़ेंगे कार्बोनेट्स कंपाउंड में। जब मीथेन को हवा में ऑक्सीजन में बर्न करते हो तो CO2 प्रोड्यूस हो रही है और साइड बाय साइड H2O गैस की फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहा है। देखो H2O आपको पता है पानी होता है, लिक्विड फॉर्म में, गैस की फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि वेपर कह सकते हैं एक तरीके से। हीट रिलीज हुई, इसीलिए नेचुरल गैस को हम कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें हीट एनर्जी निकलती है और इसी को एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहा जाता है। रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही होता है, कह रहे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा रियल लाइफ एग्जांपल, हमें पता है कि रेस्पिरेशन जनरली कुछ नहीं होता, रेस्पिरेशन को छोटी क्लासों में पढ़ते हैं तो इसलिए कहा जाता है कि सांस लेना छोड़ना रेस्पिरेशन कहलाता है, बट सिर्फ यही नहीं होता रेस्पिरेशन में, आप सांस लेते हो फॉर अ डिफरेंट पर्पस, सांस रिलीज कर रहे हो मतलब अपने शरीर से आप हवा छोड़ रहे हो, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी एक देयर इज अ पर्पस, और O2 आप ले रहे हो आपके फेफड़ों में जाएगा, फेफड़ों के साथ फिर वो खून के साथ मिलेगा और हर एक सेल में जाएगा, हर एक सेल को एनर्जी, जो भी आपने खाना खाया उसको वो एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए उसे एक गैस चाहिए होती है, वो होती है ऑक्सीजन, जो हेल्प करती है खाना बना एनर्जी बनाने में। वो एनर्जी बनना और फिर उसके साइड बाय साइड जब वो एनर्जी बनाता है तो उसमें एक वेस्ट निकलता है जिसे कहा जाता है CO2, जो वो रिलीज कर देता है अपने शरीर से, और उसे हम कहते हैं एक तरीके से रिलीज करना और O2 प्रोड्यूस करना, O2 लेना फिर CO2 रिलीज करना। तो ये एनर्जी हमें कहां से मिलती है, खाने से मिलती है। क्या होता है हमारे शरीर में, हम खाना खा रहे हैं जैसे चावल ब्रेड पोटैटो,
इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में ब्रोक डाउन होकर ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज आपका, फिर मैंने बोला ना, देखो आपका शरीर है, आपके शरीर में ये तो पचने पाचन तंत्र वाला हिसाब किताब हो गया। ग्लूकोज बनना, खाया चबाया, स्टमक में गया, छोटी क्लास में पढ़ा होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, लार्ज इंटेस्टाइन में गया। यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब खाना जाता है तो खाने को डाइजेस्ट किया जाता है और उसमें से एनर्जी निकाली जाती है। एनर्जी मतलब ग्लूकोज निकाला जाता है। अब वो ग्लूकोज मिल गया, लेकिन ग्लूकोज अभी एनर्जी बनाएगा। एनर्जी किसकी मदद से बनाएगा? ऑक्सीजन की मदद से। खाना आपके शरीर में जो आप खा रहे हो वो सिर्फ इनफ नहीं है, उसको आपके शरीर को चाहिए एनर्जी, और एनर्जी आपका शरीर बिना ऑक्सीजन गैस के नहीं बना सकता। आप जितना मर्जी अच्छा खा लो, अगर ऑक्सीजन का सप्लाई आपके शरीर को नहीं मिलेगा बढ़िया, तो एनर्जी ढंग से कन्वर्ट नहीं होगी, हालत खराब हो जाएगी। तो आपका शरीर खाना तो पचा रहा है, उससे एनर्जी, ग्लूकोज, प्रोटीन ये सब बना रहा है, साइड बाय साइड और क्या चाहिए? ऑक्सीजन। देखो ना यहाँ कि कार्बोहाइड्रेट्स खाना खाया, खाने से ग्लूकोज तो मिल गया, लेकिन ग्लूकोज को अब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना है हमारे सेल के अंदर, और जैसे ही ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा एनर्जी बनेगी, और जब ये एनर्जी बनेगी तो इसी को रेस्पिरेशन कहा जाता है। ठीक है ना? तो इस केस में भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी रिलीज हुई। एक्सोथर्मिक प्रोसेस आप एक रेस्पिरेशन का एग्जांपल है, ध्यान रखो। रेस्पिरेशन समझ में आया? रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कोई पूछे तो ये कह देना कि रेस्पिरेशन जो होता है हमारे शरीर में, उसमें हम ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिलाते हैं। ग्लूकोज खाना पचना होता है, और ऑक्सीजन हमारे शरीर की गैस होती है जो खाने के साथ मिलके एनर्जी रिलीज करती है हमारे शरीर में, और एनर्जी रिलीज करना, हीट रिलीज करना एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है? क्लियर है? चलो खैर, फिलहाल हमने ये सारा, अब देखो यहाँ पे देखो इक्वेशन, देखो रेस्पिरेशन का, देखो ध्यान से देखना। इसमें क्या हो रहा है? C6H12O6 इज योर ग्लूकोज, ये आपका ग्लूकोज होता है, C6H12O6, और इसके साइड बाय साइड आपने ऑक्सीजन लिया, और आपके शरीर में इसका, इन दोनों को मिला के, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिला के बना क्या? कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट, साइड बाय साइड पानी और एनर्जी। ये एनर्जी आपका शरीर इस्तेमाल कर लेगा। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलाते हैं, उसमें एनर्जी रिलीज कर दी जाती है। तो रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन माना जाता है। इवन दो हम यहाँ पर कोई फ्लेम नहीं देख रहे, हम कोई आग लगते हुए नहीं देख रहे इस रिएक्शन में, लेकिन फिर भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस करी जाती है हमारे शरीर के द्वारा और रिलीज की जाती है। तो आप रेस्पिरेशन को भी कहेंगे इट इज एन ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है मेरे भाई? कोई दिक्कत तो नहीं? ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। C6H12O6 इज योर ग्लूकोज, इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड इट्स मेक लाइक दिस। तो हम बात कर रहे थे लेड ऑक्साइड की कि कैसे बना वो, ठीक है? तो हमने देखा कि PbO है लेड ऑक्साइड, और उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा और ऑक्सीजन गैस। तो इसमें हुआ कुछ नहीं है, हमने लेड नाइट्रेट को ब्रेक डाउन करा, ठीक है, मतलब हीट दी हमने, और जब हीट दी तो लेड ऑक्साइड येलो सॉलिड बन गया। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो निकली वो ब्राउन कलर की गैस निकलने लगी। आप देखा होगा ना ऊपर कि ब्राउन कलर के फ्यूम्स बनने लगे, धुआं, ठीक है ना? तो गैस ब्राउन कलर की निकलने लगी और ऑक्सीजन गैस आपकी रिलीज होने लग गई। एक सिंगल कंपाउंड जो था वो ब्रेक होता है मल्टीपल प्रोडक्ट में हीट करने पे, ये भी एक थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन है। ठीक है? ये अपना लेड नाइट्रेट है, ठीक है, इसमें हमने कुछ नहीं करा, हमने हीट दिया। लेड नाइट्रेट PbNO3 कैसे लिखते हैं वो आना चाहिए, और बैलेंस करना, ये सब आप खुद से एक बार ट्राई करना, आप देखना क्या आप बैलेंस कर पा रहे हो। लेड नाइट्रेट है, हीट करी, ये रिएक्शन जब आप ऐसे एरो बनाएंगे उसके ऊपर हीट लिखेंगे, और फिर क्या होगा? लेड ऑक्साइड बना। लेड ऑक्साइड येलो सॉलिड बनना हुआ नजर आ रहा है, और उसके साइड बाय साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज होती हुई नजर आ रही है, ब्राउन गैस, और ऑक्सीजन गैस निकलती हुई नजर आ रही है। मैं रिएक्शन देखो आपको दिखाता हूं सबसे पहले लेड नाइट्रेट का। लेड नाइट्रेट आपको पता है Pb है, और नाइट्रेट आपको पता है NO3 है। लेड नाइट्रेट आप देखोगे क्या प्लस का 2 चार्ज है और इसका -1 ही रहेगा, है ना? तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? Pb और NO3 2 टाइम्स इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है? इसको आप हीट दे रहे हो,
हीट देने से आपको बस ये पता होना चाहिए क्या क्या बन रहा है। लेड ऑक्साइड बन रहा है, लेड ऑक्साइड आपको पता है +2 चार्ज है, ये आपको अपनी कॉपी में लिख लेना अगर याद ना हो तो, या लेड का हमने लिखा ना हो तो। और ऑक्सीजन का आपको पता है -2 चार्ज होता है। तो लेड ऑक्साइड PbO बन रहा है, उसके साइड बाय साइड आपको पता है और क्या बन रहा है, उसके साइड बाय साइड आपको पता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है, ठीक है ना, NO2 NO3 NO2 है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। ऑक्सीजन 2 टाइम्स किसी के साथ नजर आए तो डाइऑक्साइड होगा, और ट्राइऑक्साइड होगा अगर NO3 हो जाता तो, जैसे पिछले में था, है ना। और उसके साइड बाय साइड ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। अब आप इसको बैलेंसिंग कर लो, क्योंकि जब आप एग्जाम में लिखोगे देन ऑब्वियसली आपको बैलेंसिंग करके दिखाना पड़ेगा। लेड आप देखोगे 1 टाइम्स है, 1 टाइम्स है, नो प्रॉब्लम। बट ऑक्सीजन यहाँ 3 दूनी 6 बार है भाई। कितनी बार है देखो ना, 3 बार, और 2 बार तो 5 मत लिख देना, 6 बार है। यहाँ 1 बार है, यहाँ 3 बार है। अगर मैं इसे, यहाँ 2 बार है, अगर मैं इसे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ 2 से कर दूं, तो यहाँ क्या होगा, ऑक्सीजन 2 बार और 2 दूनी, अच्छा 1 सेकेंड रुकना भाई, रुको। अब देखो बैलेंसिंग इसकी मजेदार होगी, ध्यान से सुनना, देखो आप ध्यान से देखना, 1 सेकेंड। हाँ, तो ऑक्सीजन कितनी बार है चेक करो, यहाँ 2 या 6 बार है यहाँ पे ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ 1 बार है, यहाँ पे 2 बार है, और यहाँ पर 5 बार है यार, है ना, 5 बार है ऑक्सीजन। लेकिन अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इधर, तो अब ऑक्सीजन यहाँ कितनी बार हो जाएगी, 2 बार, तो 6 बार हो जाएगी, ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गई। लेकिन प्रॉब्लम है कि अब लेड क्या होगा, कितनी बार, 2 बार, तो यहाँ लेड को फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अब फिर यहाँ प्रॉब्लम क्या, लेड यहाँ 2 बार हो गया, लेकिन ये जो N है ये ऑलरेडी 2 टाइम्स था और यहाँ भी 2 टाइम्स हो गया, तो लेड कितनी बार हो गया, मतलब नाइट्रोजन कितनी बार हो गया, 4 बार हो गया भाई। प्रॉब्लम हो गई फिर से। अब नाइट्रोजन 4 बार है तो उधर भी कितनी बार होना चाहिए, 4 बार। डायरेक्ट आप लिखोगे भैया बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन फिर ऑक्सीजन डिसबैलेंस हो जाएगा। अब ऑक्सीजन को चेक करते हैं, देखो अब नाइट्रोजन करने की कोशिश करिए, लेकिन ऑक्सीजन को चेक करते हैं। अब देखो नाइट्रोजन तो 2 और फिर 2 बार और 2 4 बार हो गया था यहाँ पे नाइट्रोजन 4 बार हो गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, अगर हम ऑक्सीजन को देखेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ कितनी बार है, 2 बार, यहाँ पे 4 दूनी 8 बार, और यहाँ पे 2 बार, तो यहाँ 8 और 2 10 और 2 12। अब यहाँ देखो, ठीक है, कितनी बार है, 8 2 10 और 2 12। यहाँ देखो 3 दूनी 6, और फिर बाहर क्या है, 2 से भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 दूनी, यहाँ पे ऑक्सीजन भी 12 बार है, यानी कि ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है, नाइट्रोजन भी बैलेंस्ड है क्या गया, लेड, लेड भी बैलेंस्ड हो गया, क्योंकि लेड यहाँ 2 बार था, एक बार, सब बैलेंस्ड हो गया। ये बन गई इसकी बैलेंसिंग इक्वेशन, ठीक है। और ये यहाँ पे बना रखी है, ठीक है बेटा। इसके ऊपर बात करते हैं इसकी फेरस ऑक्साइड की, सॉरी फेरस सल्फेट की। अब फेरस सल्फेट की बात करते हैं। फेरस आपको पता है Fe है और सल्फेट है, नाम से याद रखना, फेरस, फेरस बोला था, इसका मतलब +2 का चार्ज, और सल्फेट भी -2 का चार्ज रखता है ना। और क्या बन गया, ये दोनों कट गए तो क्या बन गया, फेरस और सल्फेट बन गया। फिर आपको पता है इस रिएक्शन में हुआ क्या था, फेरिक ऑक्साइड बना था। क्या बना था, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड बना था। फेरिक का चार्ज होता है बेटा +3, ऑक्साइड होता है O, और -2 चार्ज होता है, तो ये बना था FE, ठीक है ना। और Fe कितनी बार, 2 बार, तो Fe2O3 बना था, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड बना था। और आप चाहो तो यहां से देख भी सकते हो क्या क्या बच गया। अब देखो ना, फेरस तो हो गया, ऑक्सीजन भी हो गया, सल्फर रह गया था, और आपने देखा था सल्फर डाइऑक्साइड भी बना हुआ था और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बना हुआ था इस केस पे, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। सल्फर ट्राइऑक्साइड डाइऑक्साइड ये बना हुआ था। अब चीजें बैलेंस करने की कोशिश करनी है। हम यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन 3 बार है, और यहाँ 2 बार है, और यहाँ पर 3 बार है, 3 2 5 और 3 8, 8 के लिए बस यहाँ से 2 गुना कर दो, तो ऑक्सीजन 4 बार तो था, 4 दूनी 8 बार हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस्ड है कि नहीं है समझ में आया, देखो कोमल नहीं आया तो बोलना। और आयरन की बात करते हैं, आयरन Fe और Fe यहाँ 2 बार है बेटा, अब यहाँ पे भी कितनी बार हो गया, 2 बार। सल्फर की बात करें तो यहाँ 2 बार है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई रखकर, यहाँ 1 बार है और यहाँ 1 बार है, 2 बार, बैलेंस्ड है। समझ रहे हो, ये बैलेंस्ड है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है।
समझ में आ गया? इस तरीके से। बाकी कलर याद रखना, फेरिक ऑक्साइड का ब्राउन सॉलिड कलर नजर आ रहा था जब लेड नाइट्रेट के साथ कर रहे थे, तो ब्राउन फ्यूम्स गैस में रिलीज हो रहा था नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, लेड ऑक्साइड में येलो सॉलिड बन रहा था। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें तो कुछ बैलेंस करने की जरूरत नहीं, तो सिंपल ही बना हुआ है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट रिएक्शन पे बात करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, बिजली की वजह से डिकम्पोजिशन होना। ठीक है ना, एक मिनट। रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो रहा है और प्रोडक्ट के अंदर, और जब जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। वाटर बेस्ट एग्जांपल है, वाटर है, बिजली पास कर दो पानी में, हाइड्रोजन अलग हो जाएगी, गैस अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन। बैलेंसिंग कर लेना। वाटर स्प्लिट हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में जब बिजली को पास किया जाता है। इसको हम एक एक्टिविटी के जरिए समझेंगे। क्या एक्टिविटी करेंगे, देखो ध्यान से। कह रहा है इसमें हम डिकम्पोजिशन कर रहे हैं पानी का बिजली के जरिए, बिजली पास करेंगे। तो इस पर्पस क्या है, हम प्रूव करना चाहते हैं कि देखो वाटर जो है ना वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है, ये हम प्रूव करना चाहते हैं। क्योंकि अगर मैं पानी को दो हिस्सों में ब्रेक डाउन कर दूं, दो हिस्सों में से एक हिस्सा हाइड्रोजन और दूसरा हिस्सा ऑक्सीजन हो, तो ऑब्वियस सी बात है ना, क्या समझ रहा है, समझ ये रहा है कि पानी किससे बन रहा है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन, क्योंकि दो चीजें उसमें अलग हुई है। आपको पता है वाटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है, ये प्रूव करना है हमें। तो हम इसको दिखाएंगे कि वाटर कैन बी ब्रोक डाउन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। बिजली से हम चेक करेंगे। कह रहा है क्या क्या चीजें चाहिए, कह रहा है भैया एक प्लास्टिक का मग या बीकर उठा लो, ठीक है ना, ये बीकर है एक तरीके से। दो कार्बन की रॉड्स उठा लो, ये कार्बन की रॉड देख रहे हो, इसको 8th क्लास में भी हम पढ़ते थे, है ना। एक को हम एनोड कहते थे, एक को हम कैथोड कहते थे, समझा दूंगा। बिजली पास कराएंगे, एनोड वो वाली तार होती थी जहां पॉजिटिव चार्ज होता था, कैथोड जहां पर नेगेटिव चार्ज होता था। दो रबर के स्टॉपर्स हैं, अगर आप देखोगे रबर के स्टॉपर्स हैं। दो टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब ही तो है ना। और 6 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, वायर्स इनसे कनेक्ट हो रही है, पानी है इसके अंदर, और कुछ हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, लेकिन कौन सा वाला, डाइल्यूट, मतलब पानी की मात्रा थोड़ी ज्यादा, मैंने आपको समझाया था। बाकी सेटअप कैसे अरेंज करा गया, कह रहे सेटअप हमने इस तरीके से अरेंज करा कि जो हमने होल्स डाले उसमें मग के, वो हमने नीचे डाले, और कार्बन की रोड्स को इंसर्ट करा उसके अंदर, ठीक है ना, और रबर के स्टॉपर्स भी हैं ताकि पानी लीक ना करे यहाँ से। बाकी जो दो रोड है उसको बैटरी से कनेक्ट किया गया, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के साथ, एनोड के साथ, और एक कैथोड नेगेटिव के साथ, और उसमें पानी भर दिया और थोड़ी सी बूंदे डाल दी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के। जब आपने एसिड डाला तो क्यों डाला, क्योंकि प्योर पानी के अंदर बिजली आएगी ही नहीं। ऊपर जो आपने पानी रखा था ना, इसमें बिजली नहीं आती, मतलब आप करंट पास कर दो लेकिन बिजली जाएगी नहीं पानी में। क्यों, क्योंकि पानी के अंदर बिजली पास इसलिए नहीं होगी, इसका आंसर हम जानेंगे सेकंड चैप्टर बहुत बढ़िया से, लेकिन अभी फिलहाल समझा देता हूं। ये मैंने आपको छोटी क्लासों में भी समझा रखा है कि एसिड H पॉजिटिव आयंस रिलीज करता था, मैंने लिखवाए थे अलग से थोड़े थोड़े, अगर आपको याद हो। जो बेस होता है वो OH नेगेटिव आयंस रिलीज करता था, ये डेफिनेशन डिफरेंस बनाने के लिए हम लिखते थे। यानी कि हाइड्रो जो एसिड होता है ना उसके अंदर H पॉजिटिव आयंस रिलीज होते हैं। आयंस तो आप जान चुके हो, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज 9th क्लास में, वो रिलीज होते हैं। अब पानी है, पानी बैलेंस्ड है, उसके अंदर कुछ, देखो सिंपल सी बात है, बिजली पास जब ही होगी जब कुछ खलबली होगी। अगर चीजें बड़ी सिंपल है, अंदर कोई आयंस नहीं है, कुछ छेड़छाड़ करने की कोई सिस्टम नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि इसमें बैलेंसिंग नहीं होगी। मतलब कहना मैं क्या चाह रहा हूं कि बिजली पास जब ही होगी जब अंदर कुछ खलबली हो। अगर मैं बिजली पास करने भेजा और अंदर कुछ है नहीं, सब चीज बैलेंस्ड है, बिजली पास नहीं होगी। तो खलबली करने के लिए, ताकि बिजली अच्छे से पास हो, इसीलिए हमने क्या डाला, सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड अपने साथ कुछ आयंस लाता है। कौन से आयंस, H पॉजिटिव आयंस, और वो आयंस की वजह से बिजली पास होगी, खलबली मचेगी, ठीक है ना। तो बिजली पास अच्छे से हो जाए इसीलिए। अब देखो, दो टेस्ट ट्यूब को पानी के साथ हमने भर दिया, अब देख रहे हैं हम क्या होगा। अब हमने स्विच ऑन करा, तो
करंट फ्लो करने लगेगा। करंट क्यों फ्लो कर रहा है? बिकॉज उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड है, डाइल्यूट वाला। बबल्स, बुलबुले छूटने लगेंगे दोनों इलेक्ट्रोड्स में। ये जो दो इलेक्ट्रोड्स देख रहे हो आप, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स, इनमें भी पानी भरा है, ध्यान से देखना आप, देख रहे हो। और ये मानोगे नहीं, ये इस बार के क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर में क्वेश्चन आ रखा है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रखा है, और ये इंपॉर्टेंट है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एक बच्चे ने मुझसे पूछा था अभी कुछ दिन पहले, तो ध्यान से देखना। आप देखो दोनों इलेक्ट्रोड्स में पानी डाल रखा है, बुलबुले छूट रहे हैं, और इधर भी बुलबुले छूट रहे हैं, लेकिन आप देखो एक में जगह थोड़ी ज्यादा है, एक में थोड़ी कम है, और एक में जगह थोड़ी ज्यादा है। इसको समझेंगे, बहुत बढ़िया चीज है, ध्यान रखना बेटा। तो हो क्या रहा है कि दो टेस्ट ट्यूब कंप्लीटली हमने फिल कर रखे थे पानी के साथ, और अब हम उसे इन्वर्ट, उल्टा कर रहे हैं इलेक्ट्रोड की तरफ। तो हमने देखा हर इलेक्ट्रोड में पानी भरा हुआ है टेस्ट ट्यूब के साथ। तो हमने देखा जब हमने बिजली पास करनी स्टार्ट करी तो बुलबुले छूटने शुरू हुए। गैस जो थी ना, ध्यान से सुनना बेटा, गैस जो थी ना वो स्टार्ट करी कलेक्ट करना इनसाइड द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के अंदर गैस इकट्ठी होनी शुरू हुई, ठीक है ना। किस गैस इकट्ठी होनी शुरू हुई? किसके अंदर? ट्यूब के अंदर, वो जो टेस्ट ट्यूब है ना, तो उसके अंदर। और वाटर का लेवल टेस्ट ट्यूब में धीरे धीरे गिरने लगा, नीचे होने लगा। एक टेस्ट ट्यूब तेजी से भरने लगी दूसरे से। हुआ क्या? इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक्स वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर H2O इज मेड ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन। जब आपने उसके अंदर बिजली पास करी पानी के अंदर, तो पानी जो था ना वो डिकम्पोज होने लगा दो गैस में, एक हाइड्रोजन गैस में और एक ऑक्सीजन गैस में। इसी को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या हुई? गैस जो इकट्ठी हो रही है ना एक ट्यूब में, वो ज्यादा हो रही है एज कंपेयर टू दूसरे के अंदर। ये आपने देखा ना ऊपर भी, एक ट्यूब में ज्यादा गैस इकट्ठी हुई और एक ट्यूब में कम हुई, क्योंकि जो पानी है ना वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से मिलके बना है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आप देखते हो H2O लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि दो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन गैस के और एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन गैस का। तो हाइड्रोजन गैस ज्यादा बनेगी कि नहीं बनेगी इस रिएक्शन में, और ऑक्सीजन गैस थोड़ी सी कम बनेगी रेशो के हिसाब से। तो हाइड्रोजन जो है ना वो डबल अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, यानी कि जिसमें आपको गैस ज्यादा नजर आए, ये देखो टेस्ट ट्यूब दिख रहे हैं, जिसमें आपको गैस ज्यादा नजर आए, गैस ज्यादा नजर आए, देखो इसमें इसमें कम गैस नजर आ रही है तो ये ऑक्सीजन है, और इसमें ज्यादा गैस नजर आ रही है, ये क्यों? क्योंकि पानी के अंदर हाइड्रोजन के एटम मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आया? चले आगे, ठीक है ना। तो ये चीज होती है इसमें, ठीक है। चलो टेस्टिंग द गैसेस नाउ। अब हमें कंफर्म करना है कि कौन सी गैस कौन सी है, ये भी बड़ी खतरनाक चीज है। अब ध्यान से सुनो, H2O है, ठीक है ना। तो H2 और ऑक्सीजन दोनों से बना होगा, वैसे तो आपको पता ही है H है और O है। H का क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। O का क्या है? -1 नेगेटिव चार्ज। अब हम ये तो देख रहे हैं, अब एक चीज सोचो ना, दो दो इलेक्ट्रोड्स थी, एक को क्या कहते हैं? एनोड, और एक को क्या कहते हैं? कैथोड। अब एनोड के पास कौन सी गैस गई होगी, कैथोड के पास कौन सी गैस गई होगी? कहता है, डायरेक्ट पढ़ लेते हैं, कहता है गैस एट एनोड पॉजिटिव के पास, कहता है पॉजिटिव के पास ऑक्सीजन गैस बनी। क्यों? बेटा देखो, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज। इतना समझ लो, जिसका नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव वाले के पास जाएगा, और जिसका पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव वाले, यानी कि हाइड्रोजन हमेशा किसके पास जाएगा? नेगेटिव वाले के पास, कैथोड। अगर कल को मैं सोडियम क्लोराइड डाल दूं तो सोडियम क्या है? सोडियम क्या है? +1, क्लोरीन क्या है? -1। तो सोडियम हमेशा किसके पास जाएगा? कैथोड के पास, और क्लोरीन हमेशा एनोड के पास। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको यहां से पढ़ो बस, ठीक है। तो वी ब्रिंग अ ग्लोइंग मैचस्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट, इसको हटाओ बस। तो बिकॉज ऑक्सीजन सपोर्ट कंबस्टन इट डज नॉट बर्न इटसेल्फ, तो स्ट्रांगली हम देखेंगे, मतलब ये तो एक एग्जांपल लेके आपको बताया है कि ये गैस ऑक्सीजन गई है उसमें, तो एक एग्जांपल है कि माचिस की तिल्ली। अब सिंपल सी बात है, आग सबसे ज्यादा किसको रिएक्ट करेगी? ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को? ऑक्सीजन से ज्यादा रिएक्ट होगी। उसने बोला ना, हमने क्या करा, टेस्ट कैसे करा इसको, हमने एक वी ब्रिंग, मतलब एक नॉट बर्निंग मैच स्टिक लेके गए टेस्ट ट्यूब के पास। जो ग्लोइंग मैच स्टिक थी वो ज्यादा ब्राइट, जिसमें ज्यादा तेजी से ब्राइट करके जलने लगी, क्योंकि उसने ऑक्सीजन को सपोर्ट करा। और अगर हम उसे हाइड्रोजन के पास लेके जाएंगे तो वो ज्यादा अच्छे से ग्लो नहीं करेगी, क्योंकि हाइड्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन सपोर्ट करता है आग लगने को।
अगर ऑक्सीजन, ये सिंपल सी बात है, कहीं पे भी आप आग लगते हुए देखोगे बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सपोर्ट करती है। कहीं पे आग लग नहीं से, अगर आपका कभी गैस जलाते हो, गैस जलते हुए दो टाइप के फ्लेम दिखाई देते हैं, नीला और येलो। येलो नजर आ रहा है, पता है कब? आसपास पता है क्या करना, अपनी गैस के आसपास बड़ी तेज से पंखा मारना, हवा मारना, आपकी गैस का जो फ्लेम है वो येलो कलर का नजर आने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसे ना, फ्लेम को ना, गैस को जो है ना, वो ऑक्सीजन जितनी अच्छी सप्लाई होगी वो उतना ही बढ़िया तरीके से जलते हुए नजर आएगा। ऑक्सीजन सपोर्ट करता है बर्निंग को, कंबस्टन फ्लेम नजर आए। लेकिन अगर अच्छे से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा तो फिर येलो नजर आएगा। बेस्ट एग्जांपल इसका बताता हूँ, गैस कभी देखी है आपने? उसमें गैस देखते हो तो जो गोल सर्कुलर पार्ट होता है उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं। क्यों? गैस जब निकल रही है तो ऑक्सीजन उसके अंदर जा सके, ताकि ऑक्सीजन सप्लाई हो और विद द सपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एक ब्लू फ्लेम दिखाई दे। और ब्लू फ्लेम आपके लिए बेटर है, येलो फ्लेम आपके लिए बेटर नहीं है, क्योंकि उससे खाना अच्छा नहीं पकेगा, ढंग से प्रॉपर बर्निंग नहीं होगी और वो हार्मफुल है। चलो खैर, इस पे हम ज्यादा बात नहीं करते। तो देखो, रिएक्टेंट ब्रेकडाउन होगा जब लाइट एनर्जी आएगी तो, और इसका एक्टिविटी आता है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड Ag और Cl, ठीक है ना, इस तरीके से होता है। हम यहां पर क्या देखना चाहते हैं? सिल्वर क्लोराइड को हम सनलाइट में रखेंगे। सनलाइट से क्या मिलेगी? लाइट, लाइट एनर्जी। प्रोसीजर क्या है? कहता है 2 ग्राम का सिल्वर क्लोराइड रख दो एक चाइना डिश में। चाइना डिश पता है क्या होता है? हाँ, कटोरा, ठीक है ना। और उसका कलर ऑब्जर्व करो, तो सिल्वर क्लोराइड क्लोराइड जो होता है वो व्हाइट कलर का होगा। जैसे हम उसे सनलाइट में रखेंगे कुछ देर के लिए, तो हम देखेंगे उसका कलर जो है ना, वो बार बार हम देखने की कोशिश करेंगे उसका कलर। शुरुआत में सिल्वर क्लोराइड हमें व्हाइट कलर का दिखा रहा है, लेकिन जैसे सनलाइट उस पर पड़ी तो वो ग्रे कलर का हो गया। क्यों हुआ? सनलाइट के अंदर एक एनर्जी है जिससे सिल्वर क्लोराइड जो है ना, वो सनलाइट की वजह से एक्सपोज हुआ और ब्रेक डाउन हो गया। मतलब सिल्वर अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया। अब सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का था, सिल्वर अलग हुआ तो सिल्वर का कलर क्या होता है? आपको थोड़ा पता है, ग्रेइश टाइप ही होता है ना। सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज हो गया सिल्वर के अंदर, जो कि ग्रे कलर दिखाता है, और क्लोरीन गैस उसमें से निकल गई। और जो ग्रे कलर है वो इसलिए दिखाई दिया क्योंकि उसमें सिल्वर मेटल नजर आ रहा है। ये प्रॉपर्टी यूज की जाती है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी। मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इस्तेमाल करते थे एक टाइम पे, क्योंकि जो सिल्वर ब्रोमाइड होता था AgBr और जो सिल्वर क्लोराइड होता था, दोनों ही डिकम्पोज हो जाते हैं जब उन्हें एक्सपोज करते हैं लाइट में। देखो AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, सनलाइट दी, सिल्वर अलग हो गया, ब्रोमीन अलग हो गया। ये देखो सिल्वर ब्रोमाइड, येलो कलर, लाइट येलो कलर, सनलाइट पड़ा, सिल्वर मेटल ग्रे कलर हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया? चले आगे। देखो ध्यान से समझना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कभी भी अकेले नहीं लिखी जाती, ठीक है ना। ये बात मेरे ख्याल से मैं चैप्टर में बता चुका हूँ, नहीं भी बताया तो आगे जाके चीजें समझ में आ जाएंगी, बट आप थोड़ा सा ध्यान रखो कि सिल्वर जैसे कभी भी होता है ना, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो सिंगल फॉर्म में नहीं लिखे जाते, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन, है ना, ऑक्सीजन, मेनली ये नॉन मेटल्स ज्यादातर आपको दिखते हैं। नॉन मेटल्स, ये भी नॉन मेटल, ये भी थोड़ा नॉन मेटल मेटल कैटेगरी में आ जाता है। बट हाइड्राइड होता था, याद है हमने पढ़ा था, O2Cl2, है ना। तो ये कुछ ऐसे हैं जो इनके साथ ही लिखे हुए आते हैं, तो आप बस याद रखना इनको, ठीक है ना। ये एक तरीके से शेयरिंग कर लेते हैं अपने आप को बैलेंस कराने के लिए, क्योंकि Cl आपको पता है 2,8,7 होता नहीं होता। आउटर मोस्ट शेल को सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो ये क्या करता है ना, कोई मिलता नहीं है ना, तो अपने आप ही दूसरे क्लोरीन को ढूंढ लेता है। वो कहता है एक काम कर, तेरे पास एक और मेरा एक, इनकी शेयरिंग कर लेते हैं। तो शेयरिंग कर रहे हैं, ये दे नहीं रहे, सिर्फ शेयर कर रहे हैं। तो इसको इसका एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, तो ये बैलेंस्ड होकर Cl2 नजर आता है, ठीक है। थर्ड रिएक्शन के पास चलते हैं। थर्ड रिएक्शन जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है? कुछ भी नहीं है,
एक इस तरीके से एक मेटल या कोई भी एक एलिमेंट होगा अलग, और उसके साथ दो एलिमेंट ऐसे आपस में साथ में होंगे। तो इस केस में होगा क्या, ध्यान से समझना। मान लो फॉर एग्जांपल ए अकेला है और बी और सी साथ है, एंड फॉर एग्जांपल ए और बी के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं हम कि ए और बी में हु इज मोर रिएक्टिव, कौन ज्यादा रिएक्टिव है। ए और बी में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन ज्यादा रिएक्शन करता है ए और बी में। तो हमने देखा कि फॉर एग्जांपल पता चला ए और बी में ए ज्यादा रिएक्शन करता है, या फिर फॉर एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी में बी ही ज्यादा रिएक्शन कर सकता है। तो अब इस केस में पहले वाले केस के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो हम देखा कि ए और बी में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, ए। तो जो सी है ना वो ए के पास चला जाएगा और बी अकेला रह जाएगा। ये इसका रिजल्ट होगा, यानी कि रिजल्ट में क्या आएगा, ए सी प्लस बी। और इसमें हुआ क्या, इसको आप ये कहोगे कि भैया यहाँ ना एक की पोजीशन डिस्प्लेस हो गई है, क्योंकि एक मेटल या एक एलिमेंट दूसरे से ज्यादा रिएक्टिव है तो उसने उसको डिस्प्लेस कर लिया। लेकिन अगर भैया ए और बी और सी एक साथ है और ए अकेला है और बी और सी में बी सी के पास है, लेकिन बी जो है ना वो ज्यादा रिएक्टिव है ए से, तो जो सी है ना वो देखेगा यार बी ऑलरेडी रिएक्टिव है, तो मैं ए के पास क्यों जाऊं, नो रिएक्शन, यही रह जाएगा आंसर। कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट होगी ही नहीं। लेकिन इस केस में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। कब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस विद लेस रिएक्टिव, ठीक है ना। जब ज्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव के साथ डिस्प्लेस कर लेता है उसके कंपाउंड में से। और इससे आप कैसे पता लगाओगे कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, आपके मन में सवाल आएगा ना कि भैया ये कैसे पता चलेगा कि ज्यादा वाला कम को डिस्प्लेस करेगा नहीं करेगा। तो उसके लिए हम रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे, पढ़ेंगे कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन नहीं। लेकिन हाँ, एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव के साथ। तो देखो ए और बी सी के साथ था, तो आपने देखा ए सी के पास चला गया, मतलब सी जो है ना वो ए के पास चला गया, बी अकेला होगा। क्यों, क्योंकि हो सकता है ए ज्यादा रिएक्टिव हो। इसको मैं आगे जाके बताऊंगा कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, उस पर हम बात करेंगे अभी। लेकिन अभी फिलहाल हम आगे चलते हैं, हम रिएक्शन पढ़ते हैं। यहाँ पे है आयरन और कॉपर का सल्फेट वाला रिएक्शन। मतलब एक आयरन है और एक के साथ क्या है, कॉपर सल्फेट। हम ये चेक करना चाहते हैं कि जो आयरन की नेल है उसको हम प्लेस कर रहे हैं कॉपर के सल्फेट सॉल्यूशन में। मतलब आयरन की नेल उसको हम किस में डाल रहे हैं, कॉपर के सल्फेट सॉल्यूशन में। अगर आयरन ज्यादा रिएक्टिव होगा कॉपर से, तो आयरन जो सल्फेट है सल्फेट वो किसके साथ चला जाएगा, आयरन के साथ, और कॉपर अकेला रह जाएगा। अगर अगर आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो आयरन का नेल चाहिए, सैंड पेपर चाहिए, 2 टेस्ट ट्यूब चाहिए, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है वो चाहिए, क्योंकि अभी तो फिलहाल कॉपर सल्फेट के साथ है ना, और एक थ्रेड चाहिए। प्रोसीजर होगा क्या, हम इस नेल को साफ करेंगे, पहले जो आयरन का नेल है उसको सैंड पेपर से साफ करेंगे, क्योंकि आपको पता है उस पर थोड़ा जंग लगी हुई हो सकती है, यानी कि आयरन ऑक्साइड बना हुआ हो सकता है ना, हवा में होता है ना, खाली रखते हैं तो ऑक्सीजन रिएक्ट करा लेती है। तो साफ करा हमने ताकि उसके अंदर से जो भी रस्ट है वो सब हट जाए और प्रॉपर रिएक्शन हो पाए। फिर हमने टेस्ट ट्यूब को प्रिपेयर करा, हमने एक टेस्ट ट्यूब को नाम दिया ए और एक टेस्ट ट्यूब को नाम दिया ऐसे बी, ए टेस्ट ट्यूब बी टेस्ट ट्यूब। फिर हमने ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को दोनों टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, ब्लू कॉपर सल्फेट को दोनों टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, और दोनों टेस्ट ट्यूब को हम कंपैरिजन करने के लिए मदद कर रहे हैं। अब हमने क्या करा, आयरन नेल्स डाली, तो दोनों साफ आयरन नेल को हमने थ्रेड के साथ लटका के डिप करा इन टेस्ट ट्यूब बी। वन नेल इज केप्ट असाइड फॉर कंपैरिजन, एक को कंपेयर करने के लिए साइड में रखा। तो देखो वो क्या रहा है, ध्यान से देखो, इस तरीके से रिएक्शन कराया, ठीक है ना। ये देखो एक तरीके से टेस्ट ट्यूब है और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ये आयरन नेल है, डाल दी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। दैट सेटअप इज लेफ्ट, और 20 मिनट तक इसको रख दिया, टाइम दे दिया ताकि रिएक्शन प्रॉपर हो सके। और यहाँ पर ये रिएक्शन आप देख रहे हो एक तरीके से हो रहा है। ये आप ऐसा समझ सकते हो, एक में ये आप आयरन की नेल डाली है ना, ये आयरन है आपका, और ये कॉपर का सल्फेट है। आपने क्या देखा, ये नेल है आपका आयरन, मतलब आपने आयरन की नेल डाली, लोहे की नेल,
और ये जो सॉल्यूशन है नीले कलर का सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का नाम क्या है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो यहां से आप एक और बात याद रख सकते हो कि जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है वो किस कलर का होता है? ब्लू कलर का। ये बात ध्यान रख सकते हो। कुछ समय बाद आप नोटिस कर रहे हो, कुछ समय बाद आप क्या नोटिस कर रहे हो कि जो आयरन है और दूसरी तरफ कॉपर सल्फेट है, उसमें ये जो नीला कलर है ये नीला कलर नहीं रहा अब, है ना? इवन जो नेल है वो थोड़ा ब्राउनिश कलर से आपको नजर आ रही है। हुआ क्या कि जितना भी कॉपर का सॉल्यूशन था, ये जो कॉपर सल्फेट था, सारा जो सॉल्यूशन के अंदर कॉपर था वो कॉपर इस लोहे के चारों तरफ चिपक गया और सॉल्यूशन के अंदर आयरन रह गया। सॉल्यूशन के अंदर आयरन रह गया, यानी कि हुआ कुछ नहीं, आयरन शायद कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए आयरन ने सल्फेट के साथ रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट कर लिया और कॉपर हमारा अलग हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? बेसिक सी बातें समझ में आ रहा है। अब हम क्या एक्सप्लेनेशन देखेंगे। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू था क्योंकि उसके अंदर कॉपर था। आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, इसीलिए आयरन ने कॉपर के साथ डिस्प्लेसमेंट करा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, और आयरन कंबाइंड हो गया सल्फेट के साथ ताकि वो आयरन सल्फेट बना सके, और कॉपर जो है ना वो सॉल्यूशन में बाहर निकल गया और उसके अंदर नेल में डिपॉजिट हो गया। मतलब हुआ कुछ नहीं, ये सॉल्यूशन था, इसके सॉल्यूशन में कौन सा ये जो टेस्ट ट्यूब था इसमें कौन सा सॉल्यूशन मिला हुआ था? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में बेटा हुआ क्या है कि जो कॉपर सल्फेट है उसमें से कॉपर नेल पे चला गया और नेल में से जो आयरन था वो सल्फेट के साथ रिएक्शन कर लिया। देखो कॉपर जो था वो सॉल्यूशन में से निकल गया और नेल पे चिपक गया जाके, यानी कि लोहे पे चिपक गया। और इस रिएक्शन में कैसे देखा हमने? आयरन है सॉलिड था, कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन था क्योंकि पानी में घुला हुआ था, और उसके बाद आयरन सल्फेट के साथ रह गया तो आयरन सल्फेट बन गया एक्वस सॉल्यूशन, और कॉपर अब सॉलिड फॉर्म में आप देख रहे हो नेल के पास चिपका हुआ है, अलग हो गया। और ब्लू कलर गायब हो गया क्योंकि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन अब किस में कन्वर्ट हो गया? आयरन सल्फेट में, जो कि लाइट ग्रीन कलर का होता है। ये दो कलर याद रखना कि कॉपर सल्फेट का कौन सा कलर होता है? ब्लू, और जब भी उसको आप आयरन के साथ रिएक्ट करोगे तो सल्फेट किसके साथ रिएक्ट हो जाएगा? आयरन के साथ। मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, और जब लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा तो उस केस में होगा क्या? मोर रिएक्टिव ने लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करा, और उसके बाद हुआ ये कि जो सॉल्यूशन का कलर है आयरन सल्फेट का वो किस कलर का है? लाइट ग्रीन का। लाइट ग्रीन कलर का होता है आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, याद रखना। और जो आयरन की नेल थी उस पे कौन सी कोटिंग हो गई थी? उस पे रेडिश ब्राउन, है ना? उस नेल पे आपने देखा ना रेड ब्राउन कलर की कोटिंग होने लग गई थी चारों तरफ, है ना? और वो कॉपर मेटल पे चढ़ गई थी। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ गया? की पॉइंट्स हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि ज्यादा रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देते हैं मेटल्स, और रिएक्टिविटी सीरीज हमें बताती है, ध्यान रखना, आयरन ज्यादा रिएक्टिव था कॉपर से तो उसने डिस्प्लेस कर दिया, इसीलिए जो ब्लू सॉल्यूशन था वो ग्रीन सॉल्यूशन में हो गया था कन्वर्ट। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ गया? ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दीज आर द रिएक्टिविटी सीरीज विच यू शुड लर्न। इसको आपको याद कर लेना चाहिए कि कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है ताकि वो किससे रिएक्ट कर सकते हैं। अब आप देखो ये आपके सामने रिएक्टिविटी सीरीज है। अगर आप चाहते हो कि रिएक्टिविटी सीरीज आपको पूरी 10th में परेशान ना करे तो आपने इसको याद कर लेना है कि कौन सा मेटल किससे ज्यादा रिएक्टिव, और इसके लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक भी बना रखी है, और ये एक दो ट्रिक है, बहुत सारी आपको हर जगह मिल जाएगी। सबसे पहले पोटेशियम और सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, फिर धीरे कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब ये नीचे धीरे धीरे लेस रिएक्टिव हो रहे हैं। अब आप देखो आयरन यहाँ था और कॉपर कहाँ था? यहाँ। तो आयरन और कॉपर में कौन ज्यादा रिएक्टिव? जिंक और आयरन में कौन ज्यादा रिएक्टिव? जिंक। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये लीस्ट रिएक्टिव है। समझ रहे हो? अब देखो कैसे याद करेंगे। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ीब्रा इन द लाइब्रेरी, ये आपको याद रखना है। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ीब्रा इन द लाइब्रेरी। प्लीज, प्लीज मतलब पोटेशियम पी, स्टॉप एस सोडियम, कॉलिंग में सी ए कैल्शियम, मी एम मैग्नीशियम, आ एल्यूमिनियम,
ठीक है। जीब्रा जिंक, IN I आयरन, THE टिन, लाइब्रेरी L लेड। इसके बाद अगली लाइन हनी कप सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम, हनी कप सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम, हनी कप सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम। हनी मतलब हाइड्रोजन, Cu कॉपर, S तो है ही सिल्वर, गोल्ड तो आपको पता ही है Au, प्लैटिनम Pt। ये रिएक्टिविटी सीरीज में डिक्रीजिंग ऑर्डर में धीरे धीरे नीचे डिक्रीज होती जा रही है। क्या होगा प्लीज बोलो, इन द लाइब्रेरी, और उसके बाद हनी कप सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम। ठीक है, फिर मैं एक एक करके पूरी सीरीज पूछूंगा आपसे, ठीक है ना, तो इसको याद करो। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ीब्रा इन द लाइब्रेरी। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ीब्रा इन द लाइब्रेरी। प्लीज मतलब पोटेशियम, स्टॉप सोडियम कॉलिंग मी कैल्शियम, अ ज़ीब्रा एल्यूमिनियम जिंक, ज़ीब्रा के बाद इन द लाइब्रेरी आयरन, द लाइब्रेरी, द मतलब टी मतलब टिन, लाइब्रेरी लेड, ठीक है ना, और उसके बाद क्या था हनी कप सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम, हनी कप सिल्वर गोल्ड, हनी मतलब हाइड्रोजन, ठीक है ना, हनी कप, कप मतलब कॉपर, सिल्वर है ना, एस। ठीक है, करो करो। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ीब्रा इन द लाइब्रेरी। ठीक है, अच्छा 2 मिनट उस तरफ मत देखना, मैं आपसे पूछता हूँ, मेरी तरफ ध्यान देना, बस उस तरफ मत देखना। मैं एक एक करके एक एक बच्चे से पूछूंगा कौन ज्यादा रिएक्टिव है। आप बताओ बेटा, आपको बताना है कशिश, मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है या जिंक? पूरा याद करना है आपको, मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है या जिंक? मैग्नीशियम, क्योंकि प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ीब्रा, तो मी पहले आ गया, मैग्नीशियम, काम खत्म। डिस्प्लेसमेंट होगा, हाँ, अगर मैग्नीशियम के पास नहीं है तो होगा। आपको बताना है, ठीक है, आपको बताना है लेड ज्यादा रिएक्टिव है या सिल्वर? लेड, ठीक है ना। 1 मिनट, आपको बताना है कोमल, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है या एल्यूमिनियम? एल्यूमिनियम। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ीब्रा इन द लाइब्रेरी। वर्णिका, आपको बताना है लेड ज्यादा रिएक्टिव है या टिन? नहीं। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ीब्रा इन द लाइब्रेरी। ठीक है मेरे भाई, आपको बताना है गोल्ड ज्यादा रिएक्टिव है या कॉपर? हनी कप कॉपर, मेरे भाई तुम्हें बताना है, ठीक है। सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है या एल्यूमिनियम? अरे मेरे भाई प्लीज स्टॉप, एस सोडियम पहले आ गया। चलो मेरे भाई तुम बताना, मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है एल्यूमिनियम? मैग्नीशियम, ठीक है ना। तो थोड़ा सा याद रखना बेटा, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है कौन सा कम है, इस तरीके से चीजें चलेंगी जो आपके लिए हेल्पफुल है बेटा। यही सेम चीज है ना
थर्ड क्लास मतलब थर्ड चैप्टर में आएंगी, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। तो आपको ना रिएक्टिविटी सीरीज तो पता होनी चाहिए एटलीस्ट कि क्या क्या सीन है क्या क्या नहीं है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब देखो अब आप समझ चुके हो। अब आप देख रहे हो इस तरफ जिंक है, इस तरफ कॉपर है। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ीब्रा। और एक तरफ कॉपर है, हनी कप। तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो जिंक रिएक्ट कर लेगा, कॉपर अलग हो जाएगा। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो जिंक डिस्प्लेस कर लेगा कॉपर को कॉपर सल्फेट से, और जिंक सल्फेट बना लेगा। और आपको पता है कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होता था, ठीक है। तो होगा कुछ नहीं, एक रेड ब्राउन डिपॉजिट हो जाएगा, मतलब जो जिंक है ना उस पे रेड ब्राउन कलर डिपॉजिट हो जाएगा। और ये जो सॉल्यूशन होगा ना, जब जिंक सल्फेट बनेगा वो कलरलेस हो जाएगा। तो अब आपको तीन कलर पता चल गए। अगर मैं बोल रहा हूं कॉपर सल्फेट कौन सा कलर, ब्लू कलर। अगर मैं बोल रहा हूं आयरन सल्फेट कौन सा कलर, लाइट ग्रीन कलर। लेकिन अगर मैं बात करूं जिंक सल्फेट तो कलरलेस, कोई कलर नहीं होगा। फिर देखो लेड और कॉपर है, तो हम चेक करते हैं क्या लेड कॉपर से रिएक्ट करता है। लेड लेड मतलब पीबी। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ीब्रा इन द लाइब्रेरी, ठीक है ना। तो इन द लाई एल है ना, और कॉपर उसके बाद हनी कप आता है, तो लेड डिस्प्लेस कर लेगा कॉपर क्लोराइड को, तो लेड क्लोराइड बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। अब आपको पता है लेड डिस्प्लेस करेगा कॉपर से किसके साथ, कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन में, और लेड क्लोराइड बनेगा। अब आपको ध्यान रखना है जो कॉपर क्लोराइड है, ये पहले जो कॉपर क्लोराइड था ये ब्लू ग्रीन कलर का था, और जैसे ये रिएक्ट करेगा लेड क्लोराइड में तो ये कलर धीरे धीरे फेड होने लग जाएगा, और एक रेड ब्राउन डिपॉजिट आने लग जाएगी लेड के ऊपर। क्योंकि आप देख रहे हो लेड जो है, लेड का जो सरफेस है ना उस पे रेडिश ब्राउन डिपॉजिट होने लग जाएगी यहाँ पे, मतलब रेडिश ब्राउन। यानी कि जो ऑलरेडी कॉपर क्लोराइड था उसका कलर क्या था, वो पानी में घुला हुआ था, वो कॉपर क्लोराइड वो ब्लू ग्रीन कलर का था, वो कलर धीरे धीरे गायब होने लगेगा और एक रेड ब्राउन डिपॉजिट जमने लग जाएगी लेड के सरफेस पे, ठीक है। और इसमें क्या होगा, अगर जैसे मान लो कॉपर और फेरस सल्फेट, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ रिएक्शन ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कॉपर ऑलरेडी लेस रिएक्टिव है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव, और सल्फेट ऑलरेडी आयरन के पास है, तो वो क्यों ही डिस्प्लेसमेंट करेगा। यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी ऑलरेडी, जब वो ज्यादा के पास है तो क्यों डिस्प्लेसमेंट करेगा। द नेक्स्ट रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और एक सेकेंड रुकना, अभी हम लोग 62 पेज पे आ गए। ओके चलो आगे चलते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, इसमें कुछ नहीं होगा, ये ए बी है, ये सी डी है, ये कहेगा भाई मुझे सी के पास आने दे, मुझे डी के पास आने दे। और होगा भी कैसे है मैं समझा देता हूं, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें। आप कोई भी रिएक्शन बनाते हो आप एक चीज तो देख ही चुके हो, क्या पहले वाला मेटल ही होता है, पॉजिटिव चार्ज के साथ होता है, दूसरा वाला नेगेटिव के साथ होता है, फिर तीसरे वाला पॉजिटिव ये और ये नेगेटिव ही होता है। तो पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव के साथ ही जाएगा, और ये नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव के साथ। तो बताओ ए के साथ क्या आ जाएगा, डी, और सी के साथ उधर क्या आ जाएगा। समझ पा रहे हो ये मेरी बात। अब देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जहां पर कुछ नहीं है, दो कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, दो एलिमेंट्स मिलके बना हुआ है, और ये अपने आयंस को एक्सचेंज कर रहे हैं नया कंपाउंड बनाने के। दोनों अपने आयंस एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है ना। ये पॉजिटिव है, ये वाला ए वाला पॉजिटिव है, ये दूसरे के नेगेटिव वाले के साथ ज्वाइन कर लेगा, ए वाला डी के साथ, और फिर दूसरे वाला पॉजिटिव पहले वाले के नेगेटिव से ज्वाइन कर लेगा। यहाँ पे आयंस स्वैप हो जाते हैं, स्वैप, समझ रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे ए और सी दोनों कैटायंस थे, यहाँ पर ए और सी क्यों कैटायन क्यों थे, क्योंकि उनके पास पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ था। और दूसरे जो यहाँ पर बी और डी हैं जो पीछे की तरफ हैं, वो एनायंस थे, नेगेटिवली चार्ज थे। तो कैटायंस और एनायंस एक दूसरे को स्वैप कर देते हैं, बोलते हैं मैं ए वाला हूं, मैं बी के साथ हूं अभी, तो मैं डी के साथ चला जाता हूं, और वो सी वाला बोलेगा मैं डी के साथ था तो मैं बी के साथ चला जाता हूं। एक पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को चेंज करते हैं। इसके बाद आपने पढ़ा हुआ है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में, आपको ऑलरेडी बता चुका था, किसी भी रिएक्शन में जब सॉलिड बनता था तो वो प्रेसिपिटेट कहलाता था, है ना। जब भी दो लिक्विड रिएक्शन रिएक्ट करते हैं ना, जब भी दो लिक्विड रिएक्शन, दो एक्वस सॉल्यूशन वाले रिएक्शन रिएक्ट करें और उसमें एक सॉलिड बन जाए, तो वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता था। जैसे देखो बेरियम क्लोराइड है
और सोडियम सल्फेट है, तो बेरियम सल्फेट हो जाएगा और सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। तो देखो NaCl बन गया और BaSO4 बन गया, और जो बेरियम सल्फेट है वो सॉलिड फॉर्म में बन जाएगा। इसे हम कहेंगे कि दोनों ही एक्वस सॉल्यूशन थे और ये जो फॉर्म बना ये सॉलिड फॉर्म बना। ये जब हुआ जब प्रोडक्ट इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर और सेटल हो रहा है एक सॉलिड के तौर पर। मतलब हुआ क्या इस रिएक्शन में, इन दोनों को पानी के सॉल्यूशन थे, पानियों को आपस में मिलाया, मिलके हुआ क्या, नीचे ने एक सॉलिड बनने लग गया जिस सॉलिड का नाम था बेरियम सल्फेट। वो उस पानी में घुला नहीं, ऐसे नीचे सेटल डाउन हो गया, सॉलिड बन गया। तो ये रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहलाता है। और अब आप ऑलरेडी स्टार्टिंग में पढ़ चुके हो कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जहां पर सॉलिड फॉर्म हो जाता है, खत्म बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी जनरली पढ़ा कैसे हमने, बेरियम क्लोराइड देखा, हमें पता है बेरियम के पास 2 का चार्ज होगा और क्लोरीन के पास -1 चार्ज होगा, ठीक है। फिर सोडियम है और सल्फेट है, देखो सोडियम के पास कुछ भी नहीं है, सल्फेट पूरा SO4 है, 1 का ही चार्ज होगा। लेकिन सल्फेट के पास, सोडियम के पास 2 था, यानी कि सल्फेट अपने साथ -2 लेके बैठा है। तो देखो बेरियम और सल्फेट दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो दोनों +2 -2 काट लेंगे एक दूसरे के साथ, तो क्या हो जाएगा, BaSO4 हो जाएगा, ठीक है ना। और जो ये वाला हमारा सोडियम है ये प्लस का चार्ज है, माइनस का चार्ज है, मैं समझा देता हूं। देखो बेरियम क्लोराइड लिखा था BaCl2 है ना, और क्या था सोडियम सल्फेट NaSO4, ऐसे लिखा था NaSO4 Na2SO4 लिखा हुआ था, ठीक है। ध्यान से सुनना बेटा, बेरियम है और क्लोरीन है, बेरियम के पास +2 का चार्ज था, क्लोरीन के पास -1 चार्ज था, तब जाके बेरियम Cl2 बना था, है ना। सोडियम था और सल्फेट था, सोडियम के पास +1 चार्ज था, सल्फेट के पास -2 चार्ज था, ये चीज चल रही थी। अब ये डिस्प्लेस करेंगे तो ये बेरियम वाला मेरे भाई आप बताओगे किसके साथ मिलेगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव से मिलता है, तुम बताओ मेरे भाई किससे मिलेगा, सल्फेट से मिलेगा, है ना। बेरियम इसी से तो मिलेगा, तो बेरियम +2 चार्ज है, सल्फेट क्योंकि ये और ये दोनों कैटायन है पॉजिटिव, और ये एनायन है नेगेटिव, कैटायन एनायन से तो मिलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव वाले के साथ मिला। और दूसरी तरफ ये सोडियम किसके साथ मिला, क्लोरीन के साथ, सोडियम +1 था, क्लोरीन -1, 2 से 2 कटा, क्या बचा BaSO4, और इस तरफ ये क्या बना NaCl। ये क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट, बस इसी चीज को तो यहाँ समझाया गया है। और जो BaSO4 बना था वो प्रेसिपिटेट बना था, प्रोडक्ट सॉलिड बन गया था, ठीक है, बेरियम सल्फेट, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के अंदर ही है, बाकी ये सॉल्यूशन इस तरीके से नजर आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। रिएक्शन में डाला, नीचे सॉलिड बन गया, ठीक है जी। एक एग्जांपल है जहां पर लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड आपस में डबल डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। अब आपको चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है ना, कि दोनों के क्या क्या रिएक्शंस होते हैं। मैं आपको ये 2 रिएक्शन बता रहा हूं, लेड नाइट्रेट, ठीक है, और पोटेशियम आयोडाइड, ये आप ऑलरेडी कर चुके हो, अगर आपको याद हो तो जरा बैलेंसिंग करके दिखाना इसकी। ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एग्जांपल है, और आप लोग इसको स्टार्टिंग में देख चुके थे जहां हमने प्रेसिपिटेशन का ही एग्जांपल पढ़ा था, जहां हमने देखा था लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है तो लेड नाइट्रेट PbNO3 होता है, तो लेड के पास क्या चार्ज होता है, +2, है ना। लेड नाइट्रेट है, PbNO3, लेड के पास +2 होता है, नाइट्रेट के पास -1 होता है। वो पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है, पोटेशियम के और आयोडाइड आई दोनों का +1 -1 होता है। पॉजिटिव कैटायन, ये भी कैटायन है, ये एनायन एनायन है, पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा, क्या बन जाएगा, लेड आयोडाइड बन जाएगा। लेकिन पॉजिटिव जब नेगेटिव के साथ जाएगा तो Pb आयोडाइड के पास जाएगा, तो +2 और I है तो क्या हो जाएगा, PbI2 हो जाएगा। क्या ये बात समझ रहे हो। फिर इसके बाद यहाँ पर पोटेशियम है +1 और नाइट्रेट है, तो डायरेक्ट ये KNO3 बन जाएगा। किस किसने यही बनाया था मेरे भाई। और हमने एक चीज देखी थी, ये दोनों ही एक्वस सॉल्यूशन थे, लेकिन जो लेड आयोडाइड बना था किस कलर का बना था, याद है, येलो, और सॉलिड फॉर्म में था, बाकी एक्वस में था। लेड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है तो लेड कंबाइन करेगा आयोडाइड के साथ ताकि वो लेड आयोडाइड बना सके। भाई देखो किसी को समझ ना आ रहा बोल देना, मैं दोबारा समझा दूंगा, ठीक है ना। और पोटेशियम कंबाइन करता है नाइट्रेट के साथ ताकि वो पोटेशियम नाइट्रेट बना सके, और येलो प्रेसिपिटेट जो बनता है वो लेड आयोडाइड बनता था,
सिंस जो आयंस हैं दो कंपाउंड के वो एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे को नया कंपाउंड बनाने में, और ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट भी कहा जाता है, और ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी था, कोई दिक्कत तो नहीं है। सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड जहां पर आपको कहता है कि ये भी एक, दोनों सिल्वर नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन है, सोडियम क्लोराइड भी एक एक्वस सॉल्यूशन है, दोनों ही बने जब रिएक्शन हुआ तो आपको देखोगे डबल डिस्प्लेसमेंट नजर आएगा, ठीक है ना। तो चलो बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी अपन ने करा है सर। सिल्वर नाइट्रेट है, देखो सिल्वर Ag, नाइट्रेट NO3, सिल्वर +1 है और नाइट्रेट -1 है। और दूसरा क्या था, सिल्वर नाइट्रेट के साथ है सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड, दोनों ही +1 -1, ठीक है। अब इस रिएक्शन में होगा क्या, सिल्वर वाला किसके साथ रिएक्ट करेगा मेरे भाई, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों एक्वस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में, ये भी लिक्विड फॉर्म में है। सिल्वर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा AgCl, क्योंकि पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ जाएगा, और ये वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ, सोडियम नाइट्रेट। क्या ये चीज क्लियर है? ये जो बनेगा ये सॉलिड फॉर्म में बनेगा, और ये तो एक्वस में ही रहेगा। अब ध्यान से देखना, जो सिल्वर क्लोराइड बना ये सॉलिड फॉर्म में बन जाएगा, और सोडियम नाइट्रेट एक्वस में रहेगा, और जो एक कलर रहेगा ना सिल्वर क्लोराइड का, ये व्हाइट कलर रहेगा। आपको पता है कैसे पता चला मुझे व्हाइट कलर रहेगा, यहाँ पे लिखा है इसलिए नहीं, पता है कैसे? कहां पे पढ़ा था? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में। कौन सा रिएक्शन हुआ था? डिकम्पोजिशन। लाइट देके सनलाइट में अलग हो गया था। कौन अलग हो गया था? सिल्वर अलग हो गया था, और क्लोरीन गैस बन के अलग हो गया था। सिल्वर अलग हुआ था, किस कलर में कन्वर्ट हो गया था? ग्रे कलर में, थोड़ा सा, है ना। सिल्वर किस कलर में हो गया था? ग्रे कलर में। ये हमने आज ही पढ़ा है। पॉइंट है, आपको थोड़ा अटेंटिव रहना पड़ेगा हर एक चीजों को लेकर, वरना चीजें आपको उड़ी उड़ी नजर आएंगी। क्लियर है मेरे भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक, तो ये चीज हम बात कर रहे थे। यहाँ पर क्या हुआ, इसमें व्हाइट कलर बना, ठीक है ना। सिल्वर ने कंबाइन करा क्लोरीन के साथ, सोडियम ने कंबाइन करा पानी नाइट्रेट के साथ, और व्हाइट सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट बना, और ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? इसके बाद अगला रिएक्शन पढ़ लेते हैं, फिर लास्ट अगली क्लास में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से स्टार्ट करेंगे। द नेक्स्ट रिएक्शन इज लेड नाइट्रेट और सोडियम सल्फेट। लेड नाइट्रेट, लेड आपको पता है +2 का चार्ज होता है, नाइट्रेट NO3-, इसलिए लेड इसके साथ 2 के साथ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ है बेटा सोडियम सल्फेट, आपको पता है सोडियम +1 का चार्ज होता है, लेकिन सल्फेट -2 का चार्ज होता है, तो Na2SO4 बना है। लेड सल्फेट के साथ PbSO4, क्योंकि ये लेड होता है +2, सल्फेट होता है -2, +2 -2 कट गए, लेड सल्फेट बन गया। और सोडियम +1 होता है, नाइट्रेट -1 होता है, सोडियम नाइट्रेट बन गया। बैलेंसिंग कर ली, जो सोडियम सल्फेट बना वो सॉलिड प्रेसिपिटेट बनेगा, और सोडियम सॉरी लेड सल्फेट जो बना वो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, लेड सल्फेट। और आयंस एक दूसरे से एक्सचेंज हुए, डबल डिस्प्लेसमेंट है, कैटायन एनायन के साथ स्वैप करता है। रिएक्शन में आप देखोगे एक्वस सॉल्यूशन में ही मिलेगा, लेकिन आप उसमें एक सॉलिड प्रेसिपिटेट भी बनता हुआ देखोगे। जो हमेशा पहले रिएक्शन बन रहे हैं इन्हें ही आप क्या देख रहे हो, ये सॉलिड बन रहे हैं, और ज्यादातर आप रिएक्शन में लेड देख रहे हो, लेड और सिल्वर देख रहे हो। आपने देखो अभी तक आपने मेरे ख्याल से 4 रिएक्शन देखे हैं। पहले में आपने बेरियम सल्फेट देखा, सल्फेट आ रहा है रिएक्शन में, या फिर लेड आयोडाइड आया, लेड आया, फिर सोडियम क्लोराइड आया, फिर हमने देखा लेड सल्फेट आया, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रिएक्शन है दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और यहीं से हम समझेंगे रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। जब भी किसी रिएक्शन में आपको ऑक्सीडेशन भी नज़र आए और रिडक्शन भी नज़र आए तो वो रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। लेकिन हमें एक एक करके समझना है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन मतलब किसी भी रिएक्शन में या तो आपको ऑक्सीजन ऐड होती हुई नजर आ जाए, या उसी रिएक्शन में आपको या फिर हाइड्रोजन लॉस होती हुई नजर आ जाए। मतलब कोई एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन में रिएक्टेंट से बाद में जो प्रोडक्ट हो रहा है उसमें ऑक्सीजन ऐड होती हुई नजर आ जाए, वो ऑक्सीडेशन है। या ऐसा ना हो, इसके अलावा क्या हो जाए, हाइड्रोजन थी और हाइड्रोजन गायब होती हुई नजर आ जाए,
वो भी ऑक्सीडेशन है। जैसे कि जंग लग जाना लोहे पे, आयरन है, ऑक्सीजन है। तो आयरन देखो, सिर्फ आयरन पे फोकस करो। आयरन ने यहाँ पे क्या करा, ऑक्सीजन ऐड कर ली अपने साथ कि नहीं करी? आयरन ने अपने साथ, देखो अकेला था ना यहाँ, ऑक्सीजन ऐड हुई कि नहीं हुई? तो आयरन ने रिएक्ट करा ऑक्सीजन के साथ ताकि वो जंग लगा सके, रस्ट बन सके। ये Fe2O3 और यहाँ X जो है वो समझेंगे हम आगे के चैप्टरों में कि X यहाँ क्यों छोड़ा। इस केमिकल फॉर्मूले में जो X है ना, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने मॉलिक्यूल्स उसमें थे, है ना, जो मैंने बोला कि बाद में पढ़ेंगे, खैर, कि कितने मॉलिक्यूल्स उसके अंदर थे वो डिपेंड कर सकते हैं। यानी कि कॉमनली X की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक हो सकती है। मोस्ट कॉमन X की वैल्यू जो होती है ना, वो 3 होती है, यानी कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ आयरन ऑक्साइड बना, इस तरीके से, समझ रहे हो? तो ये डॉट मतलब मल्टीप्लाई होता है, लेकिन ये नंबर 1 से लेकर 3 तक कुछ भी हो सकता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इस रिएक्शन में आयरन जो था ना, वो ऑक्सीजन के साथ एड अप हो गया, तो यहाँ पर आयरन में ऑक्सीडेशन हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है, दिस इज ऑक्सीडेशन, बेसिक सी बात, ठीक है ना। लेकिन रिडक्शन क्या, या तो किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन गायब होते हुए नजर आ जाए, या फिर हाइड्रोजन प्लस होते हुए नजर आ जाए। अब जैसे ये कॉपर ऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन है, इस रिएक्शन में देखो कॉपर अकेला हो गया, ऑक्सीजन लूज हो गई कि नहीं हो गई? ऑक्सीडेशन नहीं है, ये है रिडक्शन। कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन लूज कर दी जैसे उसने हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करा, क्योंकि हाइड्रोजन ने कहा ऑक्सीजन तुम मेरे पास आ जाओ। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन ने क्या दिखाया, ऑक्सीडेशन दिखाया, और कॉपर ने क्या दिखाया, रिडक्शन दिखाया। और इन दोनों रिएक्शन आपको नजर आए हैं इसमें, तो जहां दोनों रिएक्शन पॉसिबल हो जाए वो कहलाता है रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीजन का गेन होना या हाइड्रोजन का लूज होना, और रिडक्शन जहां पर ऑक्सीजन का लूज होना या हाइड्रोजन का गेन होना। और अगर दोनों ही एक साथ हो जाएं तो रेडॉक्स रिएक्शन। एक्सपेरिमेंट के तौर पर समझेंगे, कहता है हीट करो कॉपर के पाउडर को एक चाइना डिश में, मतलब एक बर्तन है, उसमें कॉपर के पाउडर को हीट करो। जब कॉपर का पाउडर जो रेडिश कलर का होता है, रेडिश ब्राउन को, उसको हीट करोगे चाइना डिश में, तो वो रिएक्ट करेगा ऊपर ऑक्सीजन के साथ, जो हवा में ऑक्सीजन है, और उसके साथ रिएक्ट करके वो ब्लैक कॉपर ऑक्साइड बना लेगा, CuO बना लेगा। तो एक कॉपर पाउडर अलग से था रेडिश कलर में, उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बनाया। ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है? हाँ, ऑक्सीडेशन। ये दिखाता है कि कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया ताकि वो कॉपर ऑक्साइड बना ले। ये इक्वेशन, कॉपर है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, कॉपर ऑक्साइड बना लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन कब, जब हीट हुआ। और कॉपर ऑक्साइड किस कलर का बना, थोड़ा ब्लैक कलर का, ठीक है ना। लेकिन वैसे वो कौन से कलर का था, रेडिश ब्राउन कलर का, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट और बाद में प्रोडक्ट ऐसे हुआ हीट देने पर, क्योंकि उसने, इस रेडिश कलर ने, कॉपर ने किसके साथ रिएक्ट करा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा। बाकी ऑक्सीडेशन इसके मैंने आपको उसमें बता दिए दोनों, कि देखो कॉपर है, ऑक्सीजन गेन कर लिया, लेकिन ऑक्सीजन जो था वो इस रिएक्शन में यूज्ड अप हुआ, तो कोई डायरेक्ट रिडक्शन नहीं हुआ। बाकी ऑक्सीडेशन, जब कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ तो क्यों, क्योंकि उसने ऑक्सीजन गेन करी, और यहाँ पे कोई रिडक्शन नहीं हुआ था, तो एक सिंपल ऑक्सीडेशन था। क्यों, क्योंकि इसमें कहीं पर भी आप देखो ऑक्सीजन अकेला ही था, ऑक्सीजन किसी और के साथ था क्या, नहीं। लेकिन अगर किसी के साथ होके डिस्प्लेस कर लेता कॉपर के पास, तो उस केस में हम कह देते कि ऑक्सीडेशन ने भी अपने आप को रिडक्शन दिखाया, समझ रहे हो, मतलब ऑक्सीजन ने एक तरीके से। कहता है रिवर्स रिएक्शन करते हैं रिडक्शन CpCu, मतलब हमने ये भी करा है, देखो अगर आपको याद हो, अभी तो हमने कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बनाया। अब हमने क्या करा, कॉपर ऑक्साइड उठाया, ठीक है ना, ये ब्लैक कॉपर ऑक्साइड है, और हमने उसके साथ उसको पास करा हाइड्रोजन गैस के साथ। तो जब हमने हाइड्रोजन गैस के साथ पास करा हमने उसे, तो हमने देखा कि वो वापस कॉपर के साथ, वापस अकेला कॉपर बन गया। मतलब हमने सिर्फ हाइड्रोजन गैस के साथ उसको पास कराया, फिर से हीट करी, लेकिन इस बार ऑक्सीजन नहीं है, इस बार कौन है, हीट है। हीट है, लेकिन उसके साथ कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। उसके साथ जब पास करा हमने, तो वो कॉपर अलग और पानी अलग हो गया। अब देखो क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड है, CuO। अब देखो इसको कॉपर को 2 दिखा रखा है, क्योंकि कॉपर के भी 2 रिएक्शन थे, 1 के साथ आता था और 2 के साथ आता था, और जनरली हम 2 वाला यूज करते थे। तो कॉपर ऑक्साइड है, इसने ऑक्सीजन को लूज करी, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहे थे, और ये वापस कॉपर बन गया, और इसका कलर वापस से रेडिश ब्राउन हो गया। और हाइड्रोजन ने जब देखा, तो हाइड्रोजन ने उसके साथ अपनी ऑक्सीजन ले ली, मतलब कॉपर ऑक्साइड था, देखो ध्यान से देखो इस रिएक्शन को, ये कॉपर ऑक्साइड है और ये हाइड्रोजन है। तो हुआ क्या, हीट दी,
तो जैसे हम इसको पास करेंगे कॉपर हमारा अकेला रह जाएगा और H2O कहेगा कि तुम हमारे साथ आ जाओ ऑक्सीजन को। यानी कि हाइड्रोजन ने क्या गेन करा, ऑक्सीजन, तो ये कौन सा है, ऑक्सीडेशन है। कॉपर ने क्या लूज कर दी, ऑक्सीजन, यानी कि ये क्या है, रिडक्शन। क्या एक ही रिएक्शन में दोनों हुए, हाँ, तो इस केस में क्या हुआ, रेडॉक्स रिएक्शन भी हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसमें क्या हुआ, H2O बन गया, ऑक्सीडेशन। तो देखो दोनों चीज मैंने आपको समझा दी है कि जो CO है वो रिड्यूस्ड हो गया और H2O है वो ऑक्सीडाइज हो गया। एक और एग्जांपल है बेटा इसी का, कह रहा है जिंक ऑक्साइड प्लस सी क्या होता है जब अकेला आता है, अकेला आता है कार्बन होता है, बिल्कुल सही। इस रिएक्शन में आपने देखा जिंक ऑक्साइड है और वो कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है ताकि जिंक अलग हो जाए और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाए, क्योंकि ऑक्सीजन जब भी कभी कार्बन के साथ होती है तो अगर कार्बन CO2 है तो वो क्या होगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अगर सिर्फ C के साथ O हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, लेकिन अगर CO3 हो जाता तो कार्बोनेट, CO3 कार्बोनेट होता था, याद है ना। हाँ, क्या हुआ, जिंक ऑक्साइड है, ऑक्सीजन लूज कर दिया, जिंक बन गया, रिडक्शन हुआ। सेम टाइम पे कार्बन था, ऑक्सीजन गेन कर ली, ऑक्सीडेशन हो गया। दोनों का क्या क्या हुआ बता दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक और एग्जांपल, MnO2 4 टाइम्स ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, MnCl2 बन गया। और ये अब आप कहोगे Mn क्या होता है, हम तो Mg पढ़ा है, Mn होता है मैंगनीज, मैंगनीज। इस रिएक्शन में मैंगनीज डाइऑक्साइड था MnO2, ठीक है ना, और उसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा ताकि वो MnCl2, कौन सा, ये कौन सा रिएक्शन है, इसे आप डबल डिस्प्लेसमेंट मत कह देना, डबल डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस करते हैं, यहाँ तो वाटर अलग हो रहा है, क्लोरीन अलग बन रहा है। इस रिएक्शन में हुआ क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो था ना वो क्लोरीन गैस बन गया, ये HCl है ना, इसका क्लोरीन अलग हो गया, और MnO2 जो मैंगनीज ऑक्साइड डाइऑक्साइड था, क्योंकि ऑक्सीजन 2 टाइम्स है, मैंगनीज डाइऑक्साइड था, वो मैंगनीज क्लोराइड बन गया और वाटर अलग से बन गया। इस केस में क्लोरीन ने अपने साथ हाइड्रोजन लूज कर दी, ठीक है ना, अलग से क्लोरीन बन गया। अच्छा, क्लोरीन ने जब हाइड्रोजन लूज कर दी तो हमने पढ़ा था या तो हाइड्रोजन लूज हो जाए या ऑक्सीजन ऐड हो जाए, तो ये क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। और जिसमें ऑक्सीजन लूज हो जाए वो रिएक्शन क्या कहलाता है, रिडक्शन, है ना। और हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन है, लूज करना, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑक्सीडाइज हुआ है, यहाँ पे HCl देखो ऑक्सीडाइज हो गया क्योंकि हाइड्रोजन हट गया ना यहाँ से। बाकी मैंगनीज और डाइऑक्साइड भी रिड्यूस हुआ है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑक्सीडाइज हुआ है, और दोनों रिएक्शन हुए यहाँ पे, बस खत्म, और कुछ नहीं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में कहता है कि ये जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन का ऐड होना, इसका रोजाना जिंदगी में क्या यूज है। तो रोजाना जिंदगी में दो चीज यूज होती है, एक तो जंग लग जाता है मेटल्स पे, और दूसरा रेंसिडिटी, आपका जो ऑक्सीडेशन है ना उसकी वजह से खाना खराब हो जाता है। आपने कभी चिप्स के पैकेट देखे, फूले हुए नजर आते हैं, उनके अंदर नाइट्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन नहीं होती। फैटी, थोड़ा फैट वाला खाना होता है, ऑयली फूड होता है, उसको अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे तो वो खाने को स्पॉइल कर देता है, सड़ा देता है, खराब कर देता है। इसीलिए हम फ्रिज में रखते हैं, वहाँ ऑक्सीजन नहीं होती गैस, बाहर रखेंगे तो सड़ जाता है खाना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, समझ रहे हो। और ऐसे ही चिप्स या कोई पैकेट उसे उन्हें नाइट्रोजन गैस में रखा जाता है ताकि ऑक्सीजन से रिएक्शन ना हो और खाना सड़े ना, एक्सपोज ना हो। तो दोनों को अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे रस्टिंग लग जाना, जंग लग जाना लोहे पे। कहता है जो कोरोजन है ना वो छोटा छोटा डिस्ट्रक्शन होता है, मेटल को खराब कर देता है जब भी वो एयर के साथ, पानी और केमिकल्स के साथ रिएक्ट करता है एनवायरनमेंट में। ये जब होता है जब कोई भी मेटल, आपका धातु, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे और मॉइस्चर, नमी के साथ रिएक्ट करे समय समय के साथ। जैसे आयरन था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और पानी भी होगा थोड़ा, इसीलिए कहते हैं बारिश का मौसम होना चाहिए जब जंग लग जाती है ज्यादा, पानी की बूंद पड़ती है तो बारिश का पानी का मौसम है ही ऑलरेडी, वाटर लगा और साइड बाय साइड ऑक्सीजन तो है ही हवा में, दोनों मिलके मेटल पे जंग लगा देती हैं। तो ये बन जाता है फेरिक ऑक्साइड, एक तरीके से फेरिक हाइड्रोक्साइड कह सकते हो। और फिर इसको आप देखोगे कि ये जो है आगे जाके एक तरीके से कितने मॉलिक्यूल्स वाटर के साथ जंग लगी हुई होती है वो टाइम्स में लिखा हुआ है। तो आयरन ने रिएक्ट करा ऑक्सीजन और वाटर के साथ, उससे वो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बना, जंग बना, और जंग रेडिश ब्राउन कलर का होता है जो थोड़ा सा उस लोहे को कमजोर बना देता है, या कोई और मेटल होगा उसको भी। एग्जाम्पल जैसे कॉपर है, कॉपर पे भी जंग लगती है लेकिन उस पर हरी कोटिंग हो जाती है जिसे कॉपर कार्बोनेट कहते हैं, जिसे इसमें आयरन ऑक्साइड कहते हैं ना, जैसे इसको हमने नाम दिया क्या,
आयरन क्या कहते हैं, आयरन ने रिएक्ट करा ऑक्सीजन इसके साथ, तो वो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बना, ये हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है। ऐसे सिल्वर आप देखते हो, सिल्वर पे क्या होता है, सिल्वर काली हो जाती है, तो घर वाले उसको पॉलिश करवाते हैं सिल्वर सल्फाइड के साथ रिएक्ट। ठीक है, ये तीनों एग्जाम्पल है। कॉपर की रस्टिंग ढंग से दिख नहीं पा रही, अगर ये सिल्वर पे लग जाए और ये कॉपर और आयरन पे, ठीक है ना जी, ध्यान से सुनना। जंग लग जाता है, फिर जंग लगने को कैसे रोके? देखो छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं अपन, ठीक है ना, कि या तो भाई सिंपल सी बात है, उसको वो डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो, जंग लगने का, पानी का डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो, तो क्या करो, पेंट करा दो, है ना। पेंट से क्या होगा कि जो भी मेटल है उसको जब आप पेंट करा दोगे तो जंग लगने से बच जाएगा। या ऑयलिंग या ग्रीसिंग कर दो। आपने बचपन में साइकिल चलाई होगी, कभी भी साइकिल पे कोई प्रॉब्लम आती थी तो हम तेल लगा देते थे घर वाले ही, या फिर बाहर से जाके वो पीले पीले कलर का सा ग्रीसिंग होती है, या ब्राउन ब्राउन कलर की भी होती है, वो लगवा लो, ठीक है ना। और उससे क्या होता है, ऑक्सीजन ब्लॉक कर देते, मतलब कॉन्टैक्ट जैसे है ना, वो करती क्या है, जैसे मान लो ये फॉर एग्जांपल ये वस्तु है, ये मेटल की है, इस पे जंग लग जाएगी, तो ये एयर इसके साथ कांटेक्ट करेगी तभी तो होगा। हम इसके चारों तरफ क्या लगा देंगे, हम इसके चारों तरफ ग्रीसिंग कर देंगे, जिससे एयर से मतलब कांटेक्ट ही नहीं होगा उसको। गैल्वेनाइजेशन होता था, अगर आपको याद हो, कोटिंग करते थे आयरन की जिंक के साथ, जिससे रस्टिंग होने बंद हो जाता था। ये बहुत छोटी क्लासों में पढ़ते थे हम, जहाँ कुछ भी नहीं है, करना क्या है, जो आयरन है ना, आयरन लोहा, उसको कोट कर दो जिंक की लेयर के साथ, ठीक है ना। और दूसरा एलॉय, मतलब आयरन को प्रॉपर आयरन मत रखो, उस आयरन को मिक्स कर दो क्रोमियम और निकल के साथ, जिससे वो स्टेनलेस स्टील बन जाती है, जो हम घरों में बर्तने भी रखते हैं, इस तरीके से मिक्स कर दो मेटल को। सिर्फ लोहा मत रखो, बाकी चीजें भी मिक्स कर दो, जिससे जंग ना लगे, ठीक है ना। बाकी कैसे होता है ये, ऑक्सीजन मॉइस्चर के साथ, इससे वो चीजों को डैमेज कर सकता है, और ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम उसको बचा सकते हैं। बाकी रेंसिडिटी एक और होता था, कुछ भी नहीं है रेंसिडिटी, खाना सड़ जाना, क्योंकि ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स, जो भी कोई खाना जिसमें फैट है और ऑयल है ना, वो ऑक्सीडेशन की वजह से स्पॉइल हो जाता था। जब भी वो खाना हवा के साथ एक्सपोज होता था, तो फैट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और उस खाने को सड़ा देता है, जिसका बैड टेस्ट हो जाता है। जैसे चिप्स और स्नैक्स हो गए, इसको अगर आप लंबे समय तक ओपन रखोगे, तो इन चिप्स और स्नैक्स में फैट होता है, वो फैट हवा के साथ रिएक्ट करेंगे, ऑक्सीडेशन हो जाएगा और बदबू आएगी खाने में। जैसे कोई पुराना बटर या मक्खन या घी होगा, वो येलो हो जाता है और उसका टेस्ट वियर्ड होने लग जाता है, ठीक है। जो फ्राइड फूड होते हैं वो स्टेल या अनएपेटाइजिंग होते हैं, मतलब पचने वाले खाने नहीं होते, पचते नहीं है अगर आप उसे लंबे समय तक स्टोर करके रखोगे। रेंसिडिटी के लिए कैसे बच सकते हो भाई, उसको ऑक्सीजन से रोको, ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट ना आए, ऐसी पैकेजिंग करो, या फ्रिज के अंदर रखो जिससे ऑक्सीडेशन कम हो, या फिर एंटीऑक्सीडेंट मिला दो, विटामिन सी और ई मिला दो, या फिर कोई केमिकल प्रिजर्वेटिव मिला दो, जिससे ऑक्सीडेशन से रिएक्शन ही ना हो, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही ना हो, या फिर नाइट्रोजन गैस के अंदर स्टोर करो, जैसे चिप्स के पैकेट को स्टोर किया जाता है, ठीक है ना। और ये की पॉइंट है जो हमने ऊपर पढ़ा, इसके बारे में सारी बात। और यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जहाँ पे हमने सारी बेसिक बातें कर ली हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। मेन इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ऑक्सीडेशन समझ में आना चाहिए, रिडक्शन समझ में आना चाहिए, और रेडॉक्स रिएक्शन समझ में आना चाहिए। बाकी इनके बारे में भी थोड़ी बहुत बातें आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट चैप्टर हमारा क्लियर हो चुका है, ठीक है ना। इसके